नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलते हैं आपको फिजिकल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट। और इसके साथ में आपको मिलती है यहां पर फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो जी हां, एग्जाम्स से ठीक पहले आप सभी के राजस्थान पीटीआई, यूपी टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड और एस्टेट टीजीटी पीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, पीटीआई, यूजीसी नेट स्टेट एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो ये आपके लिए बहुत ही यूनिक सीरीज होने वाली है। और एक तरह से मैं कहूंगा, जैसा मैंने लिखा है, कि ये सीरीज आपके लिए होगी आपके एग्जाम्स का ब्रह्मास्त्र। जी हां, यहां पर आपको मिलने वाले हैं शारीरिक रचना और क्रिया विज्ञान, फिजिकल, यहां पर अनोटमी और फिजियोलॉजी के साथ साथ में आपको मिलने वाले हैं यहां पर नॉन स्टॉप सुपर फास्ट क्वेश्चंस। आप सभी के जितने भी स्पोर्ट्स यहां पर होते हैं और इन स्पोर्ट्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, उन खेलों से रिलेटेड भी आपको जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जी हां, पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल को अपने फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस नॉन स्टॉप लाइव क्लास सीरीज की। सो जहां पर चलिए बढ़ते हैं और शुरू में करते हैं हम यहां पर अनोटमी और फिजियोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। सो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा पोषक पदार्थ शरीर में ऊर्जा उत्पादन हेतु कोशिकीय ईंधन होता है। सो सबसे पहले जो आपको एनर्जी देने का काम करता है आपकी बॉडी के अंदर, वो है कार्बोहाइड्रेट। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए। सो जी हाँ, इंस्टेंट अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा अगर आपको यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट मिलेगी तो आपको चावल और आलू से मिलेगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जी हाँ, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड रहेगा कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। सो आपको यहाँ पर 4.1 किलो कैलोरीज आपको मिलती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि शरीर की वृद्धि व नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए क्या पोषक तत्व आवश्यक होता है। और या फिर क्वेश्चन को आप ऐसे पढ़ लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट तथा वसाओं की कमी होने पर शरीर को त्वरित ऊर्जा किससे प्रदान होती है। सो ये आपको मिलती है प्रोटीन से। जी हां, जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट बर्न हो जाएगा, सो आपको सेकंड जो ऊर्जा देने वाला रहेगा वो है प्रोटीन, और उसके बाद में आपकी जो फैट है वहां से आपको एनर्जी मिलती है। सो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। सो भाई आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ यहां पर 4.5 किलो कैलोरीज। सो ध्यान में रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से आपको सिमिलर ऊर्जा मिलती है 4 किलो कैलोरीज। ठीक है, नॉर्मल जनरल क्वेश्चंस के तौर पे आप उसमें 4 किलो कैलोरीज याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि शरीर में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है। सो आपकी बॉडी के अंदर जो भी आप एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, मींस जो कैलोरीज लेते हैं, वो आपकी फैट के रूप में जमना शुरू हो जाती है। 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरीज आपको मिलती है। सो ये आपको मिलती है 9.2 किलो कैलोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल का भाग होता है। सो देखिए भाई, हर एक एग्जाम्स के तौर पे मैं आपको बता दूं तो जर्नली याद रखेगा आपकी 65 से 70%, और कहीं पे आपको लिखा मिलेगा 65 से 75%, या फिर आपको 70 से 80% के बीच में लिखा मिलेगा। सो भाई इस चीज को याद रख लीजिएगा कि 65 से 70 और 75 के बीच में आपको जो आपकी वाटर की अमाउंट है आपकी बॉडी के अंदर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव की आंत में विटामिन के का निर्माण कौन सा जीवाणु करता है। सो जी हां, यहां पर याद रखना है आपको कि जो इंटेस्टाइन होती है हमारी बॉडी, उसके थ्रू आपका विटामिन के का निर्माण कर लेती है। सो यहां पर जो जीवाणु का नाम है ये है ई कोलाई। जी हां, ई कोलाई है आपकी बॉडी के अंदर विटामिन के निर्माण करता है। आपको किसी भी तरह के खाद्य पदार्थ से विटामिन के लेने की जरूरत नहीं है। जब आप दूसरे न्यूट्रिएंट्स और दूसरे विटामिन मिनरल्स ले लेंगे तो आपकी बॉडी खुद अपने आप विटामिन के का निर्माण करेगी। और विटामिन के
आपकी बॉडी के अंदर ब्लड की क्लॉटिंग मींस जैसे ही घाव आपको होता है और खून बहता है तो उस खून को यहां पर जमाने में आपकी हेल्प करती है ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि खनिज लवण हमारे शरीर के कुल भार का कितना अंश बनाते हैं। सो ये आपका 4 से 5% जो भार है वो आपका खनिज लवण मिनरल से बना होता है। और मिनरल्स में सबसे ज्यादा अगर आप बात करते हैं तो कैल्शियम और फास्फोरस आपकी बॉडी के अंदर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायरोक्सिन हार्मोन का मुख्य कौन सा घटक खनिज तत्व होता है। थायरोक्सिन हार्मोन का मुख्य घटक कौन सा खनिज तत्व होता है। सो थायरोक्सिन हार्मोन आपकी बनाती है थायराइड ग्लैंड्स, और थायराइड ग्लैंड्स अगर अच्छे से काम नहीं करेगी तो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा। और एक तरह से याद रखिएगा दोस्तों कि जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो आपकी जितनी भी ग्लैंड्स हैं जिसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की हम बात करते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां और बहिस्रावी ग्रंथियां, उन सभी के लिए एक तरह से पेस मेकर का काम करती है। पेस मेकर का, जैसे हार्ट का पेस मेकर होता है तो ठीक वैसे ही थायरोक्सिन हार्मोन है उन सभी ग्रंथियों के लिए एक तरह से पेस मेकर का काम करने का करती है। सो थायरोक्सिन हार्मोन के अंदर मेनली होता है आयोडीन। तो भाई आयोडीन ना आपको उचित मात्रा में लेना चाहिए, और ज्यादा आयोडीन भी आपकी बॉडी के अंदर नपुंसकता पैदा कर सकता है, तो इसका ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि टिटेनी रोग किस खनिज तत्व की कमी से होता है। सो टिटेनी जो रोग है ये आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी से होता है। चलिए ये तो थे थोड़े से न्यूट्रिएंट्स से रिलेटेड, पोषक तत्वों से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं यहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ, पाचन तंत्र। दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस, ये सीरीज आपके लिए रामबाण ब्रह्मास्त्र है। जी हां, ये प्रश्न की सीरीज ब्रह्मास्त्र अगर ये चला हुआ है तो इस ब्रह्मास्त्र को अगर आपने पकड़ लिया तो ध्यान में रखिएगा, मैं गारंटी दे एक बार नेटवर्क जरूर चेक करूंगा क्योंकि सिग्नल आया है। सो चलिए नेटवर्क हमारे पास में सही है और शेयर जरूर कर दो दोस्तों। सो चलिए बढ़ते हैं यहां पर कि पाचन तंत्र की तरफ। सो पाचन तंत्र में सबसे पहले है मनुष्य की आहार नाल कितने मीटर लंबी होती है। तो 8 से 10 मीटर। देखिए क्वेश्चन के अंदर 8 से 10 मीटर इसीलिए लिखा हुआ है कि अगर आपको 8 मीटर 9 मीटर या 10 मीटर कहीं पे लिखा मिलता है तो ऑप्शंस में आपको ध्यान से क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मुख गुहा में स्थित वह संरचना कौन सी है जो श्वसन मार्ग को मुख गुहिका से पृथक करने का काम करती है। तो इसको हम कहते हैं तालु। क्या कहते हैं भाई, इसको प्लेट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में कितने दांत होते हैं। तो हर एक जबड़े के अंदर देखिए 2 जबड़े हैं हमारे अंदर, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, तो दोनों के अंदर है 16 दांत रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समदंती या होमोडोंट प्रकार के दांत किस में पाए जाते हैं। तो ये आपके मछली में रहते हैं, हमारे काम का नहीं है। वैसे याद रखना है कि समदंती दांत किस में पाए जाते हैं। हो सकता है भी ऑप्शंस में आपको दिया जाए मनुष्य है, ठीक है, या फिर और भी। विषम दंती, ठीक है, विषम दंती जो दांत है, ठीक है, मींस यहां पर हेट्रोडोंट प्रकार के दांत किस में पाए जाते हैं। तो मानव में पाए जाते हैं। ठीक है, हेट्रोडोंट का मतलब है कि अलग अलग प्रकार के, ठीक है, और समदंती का मतलब होता है एक ही जैसे। ठीक है, तो एक जैसे रहते हैं मछली के अंदर और मनुष्य के अंदर है वो हेट्रोडोंट, मींस यहां पर अलग अलग प्रकार के रहते हैं जिसके अंदर आपके 4 तरह के दांत बताए गए हैं। ठीक है, इंसीजर, ठीक है, कैनाइन, और इसके साथ में आपके रहते हैं प्रीमोलर और मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घड़ियाल में किस प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो गर्ददंती रहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि यहां पर आपके लिए क्वेश्चन है कि एक वयस्क व्यक्ति में रदनक मींस जो कैनाइन दांतों की संख्या कितनी होती है। तो ये 4 रहेंगे। अब 4 कैसे हैं भाई दोस्तों, समझ लीजिए। सपोज कीजिए कि आपका मुंह है, ठीक है, मुंह के अंदर आपका एक दांत, जो आपने देखा हो ना जैसे कुत्ते के अंदर जो दांत होते हैं ऊपर नीचे वाले, ठीक है, तो कैनाइन इनको कहा जाता है। ठीक है, सो ये कैनाइन होते हैं और बीच में आपके सिंपल वाले दांत आपको मिलते हैं। देखना किसी किसी के ना तीखे दांत मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, और क्वेश्चन में है कि वयस्क व्यक्ति का दंत सूत्र क्या रहता है। तो दंत सूत्र कौन सा है भाई, ये हो जाएगा आपका यहां पर, ठीक है, देखिए दंत सूत्र लिखा हुआ है यहां पर 2 1 2 3, और नीचे वाले में भी क्या है 2 1 2 3। ठीक है, और ये 2 से मतलब ये है कि आप दोनों साइड की अगर आप काउंट करेंगे, देखिए आप है ना एक साइड के काउंट करते हैं यहां पर। चलिए मैं ना, ये मुंह है, चलिए मैं मुंह बनाने की कोशिश करूंगा। चलिए ये हमने ना मुंह वाला भाग ले लिया भाई, ठीक है, ये होठ हो गए भाई बंदे के। चलिए अब देखिए आप ना यहां से काउंट कीजिए, देखिए आपको ना 2 दांत तो यहां पर दिखाई देंगे, उसके बाद में एक होता है आपका तीखे वाला। ठीक है, चलिए तीखे वाला दांत बना दो भाई। 2 दांत और उसके बाद में तीखे वाला दांत रहेगा, उसके बाद में होते हैं आपके 2
प्रीमोलर और 3 होती है आपकी फिर मोलर। ठीक है, तो ये ऐसे, ठीक है, अब ये वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, अब ये वाले देखिए, इसमें यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर हो गया 3 3 7 और ये 8 हो गई। ठीक है, 8 आपकी एक साइड की हो गई और 8 ही यहाँ पर आपके नीचे की तरफ हो गई। और यहाँ पर अगर मैं पूरा फेस बना दूंगा तो यहाँ पर पूरा फेस मैंने बना दिया, मतलब मान लीजिए। सो यहाँ पर आपके ये वाले जो दांत मिलाकर, ठीक है, 8 इधर 8 इधर, ठीक है, 16 और 8 इधर और 8 इधर मिला के 16 हो जाएंगे। ठीक है, सो इस फॉर्मूले पे हमें काम करना रहता है। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर और आगे देखते हैं क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि मानव के बच्चे में कितने दांत पाए जाते हैं। सो मानव के बच्चों के अंदर, भाई यहाँ पर कह सकते हैं कि एक तरह से जो यहाँ पर ह्यूमन बींग्स है, जो जैसे ही बर्थ हुआ है, सो यहाँ पर बर्थ के बाद में तो देखिए दांत है 6 महीने के बाद में निकलना शुरू होते हैं। सो आपके पास में जो दांत निकल के आते हैं फर्स्ट स्टेज के अंदर, वो होते हैं आपके टेम्परेरी टीथ। ठीक है, तो टेम्परेरी टीथ है या फिर मिल्क टीथ इनको कहा जाता है। तो ये 20 रहते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं। तो अग्र चौड़क जो दांत है ये आपके यहाँ पर अनुपस्थित होते हैं। अनुपस्थित का मतलब है एब्सेंस रहती है बच्चों के अंदर। अब कौन से, भाई अग्र चौड़क मींस यहाँ पर जो मोलर टीथ है वो बच्चों के अंदर नहीं आए हुए होते। बच्चों के अंदर जो आपके प्री मोलर हैं, ठीक है, आपके कैनाइन है, सीजर है, वो रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनुष्य के दांतों का प्रमुख भाग किसका बना होता है। तो डेंटिन का बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है। तो दांत का एनेमिल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनुष्य की जीवा के अग्र छोर से किस स्वाद का अनुभव होता है। सो जो आपकी जो जीभ होती है, चलिए मैं एक जीभ निकालने की कोशिश करूंगा। देखिए जीभ ऐसे निकल के आ गई, ठीक है, आपके दांत से। ठीक है, चलिए ये जीभ निकल के आ गया भाई। सो ये जो वाला आगे वाला पार्ट है ये आपका किसका, ये आपका मीठ है, ठीक है, स्वीटनेस का आपको आभास करवाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की जीवा के पिछले भाग से किस स्वाद का अनुभव होता है। सो जो आपको कड़वा लगता है वो आपका जो जीभ का, ठीक है, जो हमारी जो जीवा है, टंग है, उसका जो पिछला भाग है वो आपको कड़वेपन का एहसास करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये होता किसकी वजह से है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो जीभ होती है उस जीभ के ऊपर आपके होते हैं टेस्ट बर्ड्स। ठीक है, छोटे छोटे टेस्ट बर्ड्स आपको मिलेंगे। और वो टेस्ट बर्ड्स होते क्या है मेनली, वो आपकी जितना भी जो आप खाना वगैरह लेते हैं उसका तीखापन है, मीठापन है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर बताने का काम करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि तालू के नीचे का कौन सा भाग भोजन के जरूर नाम सुना होगा। ठीक है, तो जो ओरोफेरिनेक्स होती है, जो आपकी बिल्कुल मुंह का निचला भाग, चलिए मैं मुंह बनाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, क्योंकि ये समझाना जरूरी है भाई। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई ना, मैं गारंटी देता हूं कि आप अपना एग्जाम्स अच्छे से क्लियर कर लेंगे। चलिए भाई, ये तो हो गया होठ वाला भाग। ठीक है, अब देखिए जो सामने से आपको बिल्कुल ये जो सामने वाला जो ये पार्ट दिखाई देगा ना, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई देगा सामने वाला, बिल्कुल सामने वाला। ठीक है, तो ये जो आपकी मुख कैविटी है, इसका जो सामने वाला पार्ट आपको दिखाई देगा वो होता है ओरोफेरिनेक्स। क्या होता है भाई, ओरोफेरिनेक्स रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि आमाशय में किस अम्ल का स्त्रावण होता है। और ये क्वेश्चन देखिए कब कब पूछा गया, तो भाई बहुत ज्यादा। सो इसके अंदर होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, सो ऑप्शन यहां पर नहीं है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि आहार नाल के किस भाग में काइम का निर्माण होता है। काइम, भाई काइम होता क्या है मेनली वो भी आपको मैं बताऊंगा। सो आमाशय के अंदर, स्टमक के अंदर, अब देखिए जो आपका यहाँ पर जे टाइप का जो यहाँ पर स्टमक रहता है, उस स्टमक के अंदर जो भी आपने खाना खाया, ठीक है, जो भी खाना आपने अपनी फूड पाइप से लिया, सो वो आके यहाँ पे आपका स्टोर हो जाएगा। अब जब स्टोर होगा तो इसके अंदर आपके गैस्ट्रिक जूस मिल जाते हैं। अब जो गैस्ट्रिक जूस है जिसमें रेनिन, पेप्सिन, लैक्टोज, फ्रैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, ठीक है, तो ये जितने भी आपकी कह सकते हैं जो गैस्ट्रिक जूस बनते हैं, जो आपके खाने को पचाने की कोशिश करते हैं। और इसके साथ में जो आपने खाना खाया तो उसमें सलाइवा भी होता है। ठीक है, तो सलाइवा है वो टाइलिन आपका पचाने का काम करता है खाने को। ठीक है, और साथ में आपने जो पानी पिया है, जो आपके फाइबर्स वगैरह होते हैं, तो क्या करेंगे, ये एक यहाँ पर आने के बाद में जो HCl होता है, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और साथ में जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं, वो उस खाने को क्या करेंगे, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में बना देंगे, बिल्कुल उसको लुगदी की तरह। जैसे आपने देखा होगा ना, जब कागज तैयार किया जाता है तो उसको पहले पीसा जाता है, ठीक है, लकड़ी को पीसा जाता है, और उसके बाद में सो जो
बाद में आपका एक घोल तैयार हुआ है उसको हम नाम देते हैं काइम का। अब वो काइम होगा क्या, वो आपके, जी हाँ, यहाँ पर इस जे टाइप का जो स्टमक है इससे निकल के आपके इंटेस्टाइन में आता है और इंटेस्टाइन में आपके जो न्यूट्रिशंस है वो ऑब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि आहार नाल के किस भाग में पित्त रस एवं अग्नाशयी रस आकर भोजन में मिलते हैं। तो देखिए जो आपका यहाँ पर, चलिए फिर से बनाने की कोशिश करूंगा भाई, बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसमें आपको पता होना चाहिए। अब देखिए जो पित्त रस होता है, बाइल जो जूस होता है, बाइल जूस आपकी जो डेडुनम होती है। अब आपकी जो आंत है, देखिए ये ग्रहणी बोलता है, तो आपकी आंत जो होती है कौन सी भाई, छोटी आंत। चलिए ये लिखा हुआ, छोटी आंत के अंदर आपके 3 पार्ट्स डिवाइड किए जाते हैं जिसमें होता है डेडुनम, जेजुनम और इलियम। सो जो डेडुनम है इसके अंदर आपकी जो अग्नाशय मींस जो इंसुलिन आया है, ठीक है, और जो आपकी अग्नाशय मींस पैनक्रियाज ने जो रस बनाया है, ठीक है, जो पैनक्रियाटिक जूस जिसको हम बोलते हैं, इसके साथ में जो बाइल जूस आपके लीवर ने तैयार किया है, तो वो आपकी छोटी आंत का कौन सा भाई, डेडुनम में आके मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि लिवर कोहन की दरारें कहाँ पाई जाती है, या फिर पचे भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है, या फिर डेडुनम किसका भाग है। अब देखिए क्वेश्चन कितना है, ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछा गया भाई, अलग अलग पूछा गया है, ठीक है। सो इसके हिसाब से याद रखना है कि डेडुनम का भाग पूछ लिया जाए, या फिर सर्वाधिक पोषण कहाँ, अवशोषण कहाँ होता है, या फिर लिवर कोहन की दरारें कहाँ पाई जाती हैं। सो ये आपकी छोटी आंत के अंदर पाई जाती है। अब चलिए मैं इसको बनाने की कोशिश करूंगा। अब सपोज कीजिए कि आपकी छोटी सी आंत का एक टुकड़ा है। अब इस आंत के अंदर देखिए आपके ना छोटे छोटे विलाई होते हैं। अब ये दरारें मेनली क्या करती हैं, ये जो लिवर कोहन बोल रहा है, सो ये दरारें जैसे ही आपने जो काइम मींस जो फूड है वो लिक्विड फॉर्म में आएगा, वो जैसे ही इन विलाई से टकराएगा, सो यहाँ पर जो न्यूट्रिशंस है वो अपनी तरफ ये अट्रैक्ट कर लेते हैं, और जैसे ही न्यूट्रिशंस अपनी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो ये आपकी जो वेन्स होती है, ठीक है, जो आपकी यहाँ पर वेन्स रहेगी वो इस न्यूट्रिशंस को लेके आगे चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है। आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एलिमेंट्री कैनाल आपकी कहाँ से है, तो याद रखिएगा मुंह से शुरू होती है और आपकी गुहा तक। कहाँ भाई, मुंह से लेके गुहा मीन्स जो टॉयलेट वाला पार्ट है वहां तक आपकी इसको आहार नाल बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो आपकी आहार नाल है वो देखिए यहाँ पर बोला कि कौन सा इसमें सबसे लंबा भाग है। तो सबसे लंबा भाग कौन सा रहेगा, ये है आपका यहाँ पर छोटी आंत। जैसा मैंने आपको बताया था कि इसकी जो लेंथ है वो आपकी 6.5 मीटर लगभग होती है, ठीक है, 6.5 मीटर है, कहीं पे 7.25 मीटर, 7 मीटर आपको लिखा मिलेगा। सो भाई मैं वैसे बता देता हूँ आपको, 21 से लेकर 22 फीट की जो है छोटी आंत रहेगी। सो इसमें आप साथ देख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 1 मीटर के अंदर आपके 3 फीट, 3.25 फीट रहते हैं, ठीक है। सो इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि आंत्र के अवशोषण तल को बढ़ाने का कार्य कौन करता है। तो इसके अंदर होते हैं आपके पूछा गया कि आहार नाल की दीवारों की संकुचन और प्रसरण को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है आपका पेरिस्टेलिसिस, ठीक है, पेरिस्टेलिसिस इसको कहा जाता है, या फिर इसको क्रमांकुचन आप कह सकते हैं, ठीक है, पेरिस्टेलिस इसको कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिग्मोइड कोलन किसका भाग है। सो सिग्मोइड कोलन है ये आपकी बड़ी आंत का भाग है। अब बड़ी आंत का सिग्मोइड कोलन कौन सा होता है, तो भाई यहाँ पर आपका कह सकते हैं कि जो आप खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद में जितना भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट है वो आपके कोलन में आके इकट्ठा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया कि लार का पीएच मान कितना होता है। तो लार का जो पीएच मान है ये 6.8 रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लार में स्थित कौन सा एंजाइम प्रतिजीवाणु एंटीबैक्टीरियल होता है। सो लार के अंदर देखिए टाइलिन पाया जाता है, ठीक है, लाइसोजाइम पाया जाता है। तो लाइसोजाइम जो है एंटीबैक्टीरियल होता है। एंटीबैक्टीरियल का मतलब है जो आप खाना खाते हैं उसके अंदर जो आपके ऐसे जीवाणु है जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, सो उनको ये खत्म करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि लार में उपस्थित कौन सा एंजाइम स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित कर भोजन को मीठा बनाता है। सो भाई लार के उपस्थित कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च को पचाने का काम करता है, तो ये है आपका एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि शरीर के किस भाग में पित्त रस का उत्पादन होता है। सो या फिर स्तनपायी के अंदर, ठीक है, जो स्तनधारी जीव होते हैं मीन्स जो बच्चे को फीडिंग करते हैं, दूध पिलाने का काम करते हैं, ठीक है, अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, तो देखिए स्तनपायी होते हैं मीन्स जो डायरेक्ट बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते। अंडे देने वाले दूध नहीं देते और जो बच्चे सीधा पैदा करते हैं वो दूध देते हैं, ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। तो शरीर के अंदर है कौन सा भाग है वो पित्त रस बनाता है, तो ये यकृत बनाता है, लीवर बनाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम्स को क्या कहा जाता है। सो प्रोटीन के एंजाइम
प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम्स को कहा जाता है यहाँ पर प्रोटियोलाइटिक, ठीक है, प्रोटियोलाइटिक इनको कहा जाएगा। पेप्सिन का स्त्रावण कहाँ होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। या फिर मानव में प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो स्टमक से आपका प्रारंभ होता है। सो याद रखिएगा कि जो पेप्सिन है वो आपके स्टमक में ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बच्चों में दुग्ध प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, तो बच्चों के अंदर जो दूध को पचाने का, डाइजेस्ट करने का काम है, एंजाइम करता है, ये है आपका रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अग्नाशयी रस का पीएच वैल्यू कितना रहता है, तो अग्नाशयी जो रस है इसका जो पीएच वैल्यू रहेगा ये आपका 7.5 से लेके 8.2 रहता है, ठीक है, 8.2 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यकृत में खराबी के कारण होने वाला कौन सा रोग है, सो भाई यकृत मींस लीवर के अंदर जब खराबी आती है तो पीलिया होता है, ठीक है, हेपेटाइटिस भी हो सकता है, इसके साथ में लीवर सिरोसिस है, फैटी लीवर है, सो ये हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलिए यहाँ पर थोड़ा सा श्वसन से रिलेटेड, आई होप कि वो सीरीज आपको पसंद आ रही होगी और क्वेश्चंस भी आपको अच्छे लग रहे होंगे। सो यहाँ पर अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है कि श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है, सो ये अपचयी की प्रक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर में किस कार्बनिक यौगिक को कोशिकीय ईंधन की संज्ञा दी गई है, सो ग्लूकोज को यहाँ पर कोशिकीय, ठीक है, आपकी सेल्स फ्यूल की यहाँ पर संज्ञा दी गई है। ऑक्सीश्वसन कोशिका के किस भाग में संपन्न होता है, तो जो ऑक्सीश्वसन है ये आपका मीन्स रेस्पिरेटरी कह सकते हैं जो सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है कंप्लीट होती है, ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव ऑक्सीश्वसन में ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी निकलते हैं या फिर बनते हैं। सो जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का यहाँ पर टूटना होगा, उसका ब्रेकडाउन होगा, तो इसमें आपके 36 एटीपी मीन्स यहाँ पर 36 अणु निकलते हैं, ठीक है, एटीपी के। कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं, तो एटीपी को कहा जाता है, तो इसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी आप बोल सकते हैं। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कहाँ होती है, तो ग्लाइकोलाइसिस क्रिया है ये आपकी कोशिका द्रव्य का मतलब है प्रोटोप्लाज्म के अंदर ये कंप्लीट होती है। कार्बोहाइड्रेट के लिए श्वसन भागफल रेस्पिरेटरी क्वांटिट RQ जिसको कहा जाता है, तो कितना रहेगा, तो ये आपका क्वेश्चन, ठीक है, रेस्पिरेटरी कोशेंट, ठीक है, तो रेस्पिरेटरी कोशेंट है ये आपका 1.00 रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वायवीय श्वसन में कार्बोहाइड्रेट किस में विखंडित होता है, तो जो आपका वायवीय श्वसन के अंदर कार्बोहाइड्रेट है ये कार्बन डाइऑक्साइड और आपका जल में टूट जाता है। ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्कर के मध्य संयोजक की कड़ी क्या रहती है, तो इसको कहा जाता है आपका एसिटिल सह एंजाइम, ठीक है, एसिटिल कोएंजाइम इसको कहा जाता है, ठीक है, एसिटिल कोएंजाइम ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्रेब्स की अभिक्रियाएं कहाँ पर संपन्न होती है, तो जो क्रेब्स साइकिल है ये इसकी प्रक्रिया आप कह सकते हैं जितने भी है ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनुष्य में प्रमुख श्वसनांग कौन सा है, सो मनुष्य के अंदर कोशिकांग कौन सा है, ये आपका है श्वसनांग, यह फेफड़े, ठीक है, फेफड़े के अंदर होता है एल्वियोली। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव के दाएं फेफड़े में कितनी पालियां होती है, तो दाएं के अंदर पालियां का मतलब लोब, ठीक है, तो ये 3 होते हैं और जो आपका लेफ्ट साइड का रहेगा उसमें 2 लोब्स होते हैं। अब चलिए हार्ट भी थोड़ा सा लंग्स भी हम बना लेते हैं। चलिए आपके लंग्स है ना, कुछ इस तरह के आपके लंग्स रहते हैं, ठीक है, ये आपके लंग्स हो गए, ये फर्स्ट है और ये आपका लेफ्ट साइड का है, ठीक है, तो लेफ्ट साइड का थोड़ा सा छोटा रहता है। अब उसका रीज़न ये है कि आपकी लेफ्ट साइड में ही आपका हार्ट होता है, ठीक है, तो यहाँ पर है ना जैसे ही आपकी यहाँ पर नीचे ब्रोंकाई आएगी तो ब्रोंकाई से आपके जो लोब्स हैं वो 3 बन जाते हैं, ठीक है, एक तो अपर लोब होता है, ठीक है, एक मिडिल लोब है और एक आपका, ठीक है, बॉटम लोब है। और यहाँ पर जो आपका जो लेफ्ट साइड का है इसमें 2 ही लोब होते हैं, अपर और लोअर, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि कौन सी रचना मानव को कौन सी रचना भोजन को वायुनाल में जाने से रोकती है। सो जो एपिग्लोटिस वॉल है, जैसे ही आप सांस लेते हैं तो वो आपकी भोजन नली को बंद कर देगा, मीन्स आइसोफेगस को बंद कर देगा। और जब आप खाना खाते हैं, निगलते हैं, तो खाने को नीचे भेजने के लिए जो एपिग्लोटिस वॉल है वो आपकी ट्रैकिया को बंद कर देगा, ठीक है, मीन्स जहाँ पर ट्रैकिया और आपकी लैरिंक्स जुड़ी रहती है, ठीक है, तो उसको बंद करने का काम करता है कौन सा, एपिग्लोटिस वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में स्वर रज्जु कहाँ होते हैं, तो एक कंठ के अंदर होते हैं, ठीक है, आप इसको एपिग्लोटिस वाल या फिर इसको क्या कह सकते हैं, एडम्स एप्पल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
कि मानव में किस के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो जो स्वर रज्जु है, ठीक है, एडम्स जो एप्पल है, वहां पर आपकी कह सकते हैं वोकल कार्ड भी इसको कहा जाता है, ठीक है। सो वोकल कार्ड में जब कंपन होगा, वाइब्रेशन होगी, तभी आवाज पैदा होती है। और ये कंपन कैसे होगा? सो ये कंपन इस वजह से होता है कि जो एयर है वो आपकी अंदर और बाहर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेफड़ों के आवरण को क्या कहते हैं? तो फेफड़ों के आवरण को कहा जाता है प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है, फुफ्फुस झिल्ली आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? सो गैसेज का जो एक्सचेंज होगा फेफड़ों के अंदर, ये आपका एल्वियोली में होता है। मानव में श्वसन, बाह्य श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? तो बाह्य श्वसन के अंदर मीन्स जब आप बाहर एक्सपीरेट करते हैं तो इसके अंदर आप कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। आराम की अवस्था में मानव में 1 मिनट में कितनी बार श्वास ली जाती है और छोड़ी जाती है? तो 14 से 18 बार आप सांस को छोड़ते हैं और लेते हैं। एक नवजात शिशु के अंदर 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? तो वो 1 मिनट में 40 बार सांस लेता है। सो भाई 40 बार सांस लेगा तो ऑब्वियसली हार्ट बीट भी इसकी फास्ट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव में कितनी प्रतिशत CO2 का परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा किया जाता है? तो CO2 का परिवहन है हीमोग्लोबिन के द्वारा 23% किया जाता है। मनुष्य में CO2 का परिवहन मुख्यतः किस रूप में किया जाता है? तो मनुष्य के अंदर जो यहाँ पर CO2 का परिवहन किया जाएगा, मीन्स ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा, वो बाइकार्बोनेट के रूप में किया जाता है। रुधिर में CO2 की मात्रा बढ़ने या कम होने पर हीमोग्लोबिन की O2 की बंधुता कम हो जाती है, यह नियम क्या कहलाएगा? सो भाई यहाँ पर इस नियम को कहा जाता है बोहर का नियम, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः ऑक्सीजन वियोजन वक्र का आकार कैसा होता है? तो ये सिग्मोइड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी गैस रुधिर में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करती है? तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर सप्लाई करने में आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मानव की सजीव क्षमता कितनी होती है? मीन्स यहाँ पर जो आपकी कैपेसिटी है तो वो कितनी रहेगी, ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी बात कर रहे हैं, सो यहाँ पर 4500 रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव के फेफड़ों में गैसों का आयतन है कितना रहता है, ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम इसको कहा जाता है। सो रेजिडुअल वॉल्यूम होती है आपकी 15 ml, ठीक है, सॉरी 1500 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव का ज्वारीय आयतन कितना रहता है? ज्वारीय आयतन का मतलब है यहाँ पर टाइडल वॉल्यूम। सो टाइडल वॉल्यूम है ये आपकी रहती है 500 ml। और अगर आप इसमें वाइटल कैपेसिटी की बात करेंगे तो ये आपको 1000 से लेकर 1500 हो जाती है। ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर आपके टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कम है सो इस रोग को कहा जाता है हाइपोक्सिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया है कि रुधिर या फिर ब्लड कहिएगा इसको, टिश्यू और वातावरण में पूर्ण रूप से ऑक्सीजन खत्म हो जाने को क्या कहते हैं? अगर आपके ब्लड के अंदर, टिश्यूज़ में और आपके एनवायरनमेंट के अंदर है, अगर पूरी तरह से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी सो इस सिचुएशन को कहा जाएगा अनोक्सिया। क्या कहा जाएगा भाई? अनोक्सिया इसको कहा जाएगा। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि परिसंचरण तंत्र से रिलेटेड, तो भाई ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड अभी क्वेश्चन करने वाले हैं। और शेयर नहीं किया तो दोस्तों शेयर कर दीजिए, आज की बिल्कुल रैपिड और सुपर फास्ट क्लास रहेगी। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो ये ऑर्थोपोड्स और मोलस्क के अंदर पाया जाता है। बंद परिसंचरण किस में पाया जाता है? तो एनिलिड्स और कशेरुकियों, कशेरुकियों का मतलब है जो ह्यूमन बींग्स होते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, उनके अंदर ये पाया जाता है। रुधिर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ब्लड का जो यहाँ पर रेड कलर आपको दिखाई देता है हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो ये धातु आपकी मेटल होती है, लोहा मींस आयरन आप इसको कहिएगा। किसकी उपस्थिति से रुधिर का थक्का नहीं जमता है? सो रुधिर का मींस जो ब्लड की क्लोटिंग आपकी बॉडी के अंदर नहीं होती, ये हीपेरिन की वजह से नहीं होती है। रुधिर का 45% भाग किससे बना रहता है? तो ये रुधिराणुओं से। रुधिराणुओं का मतलब है यहाँ पर जो आरबीसीज है, डब्ल्यूबीसीज है, प्लेटलेट्स है, ठीक है, इनसे आपका बना रहेगा। मानव रुधिर की पीएच अनुमान तक कितना रहता है? तो पीएच वैल्यू कितनी रहेगी? तो ये आपकी 7.4 होती है। रुधिर की उत्पत्ति कहाँ होती है? मीन्स जो आपका ब्लड बनता है आरबीसीज है तो ये आपकी बोन मैरो के अंदर बनती है। आरबीसीज का कब्रगाह किसे कहा जाता है? कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो ये प्लीहा को कहा जाता है। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? सो ये आपका ओ नेगेटिव जो है इसको सर्वदाता कहा जाता है।
RH प्रतिजन कहाँ पाए उपस्थित होते हैं? तो RH जो आपके एंटीजन है ये आपके पाए जाते हैं लाल रुधिर अणुओं की सतह पर, ठीक है, जो आरबीसीज है उनकी सतह ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रक्त का थक्का बनने में आवश्यक एंजाइम कौन सा है? तो ये थ्रोम्बिन रहता है, ठीक है, प्लेटलेट्स आप इसको कहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव में कितने कक्षीय हृदय पाया जाता है? तो चतुर्कक्षीय, मीन्स 4 इसके अंदर चैम्बर बने रहते हैं। हृदय में त्रिवलनी मीन्स ट्राइकास्पिड वाल किसके बीच लगी होती है? तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो ये आपका रहता है आपकी राइट एट्रियम और आपके राइट वेंट्रिकल के बीच में, और बाकी स्पीड वाल है ये आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट यूरिकल के बीच में रहती है। गति प्रेरक या फिर जिसको पेस मेकर कहा जाता है या फिर इसको ऐसे नोड, ठीक है, कहाँ स्थित होता है ये क्वेश्चन पूछा गया, या फिर हिंज के बंडल कहाँ स्थित होते हैं? सो ये आपकी हृदय की भित्ति मीन्स जो हार्ट की वॉल है इस पर आप के मौजूद रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की पेस मेकर का कार्य क्या है? सो ये आपकी हार्ट के स्पंदन में, हार्ट बीट को शुरू करने में आपकी हेल्प करता है। अशुद्ध रुधिर वाली धमनी कौन सी होती है? तो इसको कहा जाता है फुफ्फुसीय धमनी, जिसके अंदर आपका इम्प्योर ब्लड रहता है, ठीक है। ये आपकी जो फुफ्फुसीय धमनी है ये आपकी ब्लड को लंग्स के पास में लेके जाती है। कौन सी शिरा शुद्ध रुधिर को फेफड़ों से हृदय में लेके आती है? तो इसको कहा जाता है पल्मोनरी वेन, ठीक है, फुफ्फुसीय शिरा आप इसको कहिएगा। फुफ्फुसीय शिरा द्वारा फेफड़ों से ऑक्सीकृत रुधिर कहाँ जाता है? सो भाई जो भी आपकी पल्मोनरी वेन्स है वो जो प्योर ब्लड लेके आती है फेफड़ों से, वो यहाँ पर आपका कहाँ छोड़ेगी? सो ये आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में लाकर छोड़ देती है, और लेफ्ट वेंट्रिकल उसको कॉन्ट्रैक्ट करके आगे अरोटा में भेज देता है। एक मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये 72 बार धड़कता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हृदय स्पंदन की अनियमितताओं को, मीन्स जब आपका हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो जाए, मीन्स यहाँ पर हार्ट बीट का पता ना चल रहा है या फिर अब नॉर्मल है, सो इसके लिए कौन सा टेस्ट है आपका, किस टेस्ट से पता लगाया जाता है? तो इसको कहा जाता है ECG, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रथम हृदय ध्वनि लब कब उत्पन्न होती है? जब आपका आलिंद, ठीक है, कौन सा भाई? आपका यूरिकल और जो वेंट्रिकल है इसके कपाट बंद होने पर आपको ये आवाज महसूस होती है, और जब आपका खुलेगा तो वो डब की आवाज आएगी, ठीक है। एक हृदय स्पंदन को पूर्ण होने में कितनी देर लगती है? मीन्स यहाँ पर एक हार्ट बीट लब डब इसको कंप्लीट होने में आपकी 0.8 सेकंड लगती है, जिसमें से जो लब की आवाज़ है 0.3 सेकंड के अंदर आपकी कंप्लीट हो जाती है, और 0.5 सेकंड के अंदर है वो आपकी डब की आवाज़ कंप्लीट हो जाती है। सो टोटल रहेगा आपका 0.8 सेकंड। रक्तदाब किस नियंत्रक द्वारा मापा जाता है? सो रक्तदाब है मापने के लिए जो यंत्र इस्तेमाल किया जाता है इसको स्फेग्नोमीटर कहा जाता है। रक्तदाब मीन्स जो ब्लड प्रेशर कहाँ पर मापा जाता है? तो ये तो आपकी बाजू की जो ब्रोकियल है, ठीक है, ब्राचियल जो आपकी आर्टरीज होती है, बाजी की ब्राचियल आर्टरीज का मतलब चलिए मैं बता दूंगा, ये आपका चलिए भाई यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। ये आपका भाई शोल्डर हो गया, ये आपकी गर्दन, ठीक है, ये वाला जो शोल्डर है, शोल्डर से आपका जो हाथ आता है, और ये आपकी हो गया आगे का हिस्सा, चलिए आपकी कोहनी आ गई, चलिए भाई हाथ भी बड़ा अजीब बना है, ये आपकी कोहनी, और ये वाली जो बाजू है ना, यहाँ पर आपकी होती है ब्राचियल आर्टरी। इस ब्राचियल आर्टरी पे आपने देखा होगा कि जो स्फेग्नोमैनोमीटर से डॉक्टर है एक आपके बैंडेज लगाता है और फिर उसमें जो प्रेशर है क्रिएट करता है, और उस प्रेशर को क्रिएट करने के बाद में ये पता चलता है कि आपकी जो हार्ट बीट है कितना चल रही है, और आपका जो ब्लड प्रेशर है कितना चल रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? सो जो आपका ब्लड प्रेशर है ये आपका 120/80 mmHg रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? लिम्फ सेल्स कौन सी में बनती है? तो ये आपकी प्लीहा के अंदर होती है। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं कि जो आपकी आर्टरीज है और जो वेन्स है इनमें क्या अंतर रहता है। सो चलिए अंतर देखते हैं। सो आर्टरीज और शिरा आपकी रहेगी, ठीक है, आर्टरीज और वेन्स है। सो यहाँ पर पहला क्या है, यह रुधिर को हृदय से ऊतकों तक ले जाती है, और ये रुधिर को ऊतकों से हृदय में आपकी भेजने का काम करती है। इसकी दीवारें मोटी होती हैं, लचीली होती हैं और पेशीय होती हैं, ठीक है, और इसकी दीवारें पतली होती हैं, लचीली होती है सिर्फ, ठीक है, तो पेशीय नहीं होती। नेक्स्ट है कि इसमें रुधिर का दाब अधिक रहता है और इसमें दाब है कम रहता है। इसके कपाट अनुपस्थित रहते हैं, मीन्स इनके अंदर कोई भी वॉल्स नहीं होते, और
और इसके अंदर जो है आपके वॉल्स पाए जाते हैं। अब वॉल्स इसके अंदर शिराओं में इसलिए पाए जाते हैं कि जब आपका हार्ट में ब्लड भेजा जा रहा है तो वो वापस नीचे ना आए। इसकी गुहा संकरी होती है, मीन्स जो इसका पाथ है वो नैरो होगा और इसका जो पाथ होगा वो चौड़ा होता चला जाएगा। नेक्स्ट है कि यह खाली होने पर चिपकती नहीं है और ये खाली होने पर चिपक जाती है। और जब आपने देखा हो ना, कई बार है आपका हाथ है सुन्ना सुन्ना मतलब हाथ में सूनापन उपस्थित होता है, सो वो मेनली आपकी जो जो आपकी वेन्स है उनका सिकुड़ना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा गया कि ये शरीर में गहराई में पाई जाती है। तो भाई ये ऊपरी जो आपकी जितने भी आपको कई बार ना कट लग गया है या फिर आपको ब्लेड लग जाता है या फिर आपकी जो त्वचा ऊपर से छिल जाती है, तो उसमें आपकी वेन्स को डैमेज होती है, ठीक है, वेन्स डैमेज होती है, न कि आपकी आर्टरीज, ठीक है। तो आर्टरीज है वो गहराई के अंदर पाई जाती है, ठीक है, ऊपरी सतह पर नहीं होती। तो ये ऊपरी सतह पर पाई जाती है आपकी वेन्स। इनका रंग गुलाबी और चटकीला लाल रहता है और इसका गहरा लाल रहेगा, ठीक है। जो आपको ऊपर की तरफ अपने हाथों के अंदर नसें दिखाई देती है, वेन्स दिखाई देती है, उसमें जो खून दौड़ता है। सो नेक्स्ट है कि फुफ्फुसीय धमनी को छोड़कर शेष में ऑक्सीकृत रुधिर रहता है। जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है उसको छोड़कर सभी के अंदर है आपका शुद्ध ब्लड रहता है, ठीक है। लेकिन ये जो आपकी फुफ्फुसीय धमनी है, जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है, इसके अंदर आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। अब ये बोल रहा है कि फुफ्फुसीय शिरा मीन्स यहाँ पर जो आपकी पल्मोनरी वेन्स है इसको छोड़कर सभी के अंदर है अनऑक्सीकृत मीन्स आपका डीऑक्सीजनेटेड अशुद्ध रक्त रहता है। चलिए अब बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम को। एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड आपको कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। सो पक्षियों का मुख्य उत्सर्जी कौन सा पदार्थ रहता है, तो ये यूरिक एसिड रहता है और हमारा भी यूरिक एसिड है। इसके बाद में है कि मानव का मुख्य उत्सर्जी उत्पाद क्या है, सो ये आपके अंदर यूरिया बनता है। मानव में यूरिया का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपकी यकृत के द्वारा किया जाता है, मीन्स लीवर में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव शरीर का कौन सा अंग रुधिर के शुद्धिकरण से संबंधित है, अथवा मानव शरीर में किस अंग का प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन का रुधिर से अपशिष्ट का निष्कासन है। सो भाई जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है आपके यूरिन के थ्रू निकालने का काम है ये किडनी करती है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रखा है यहाँ पर, यूरिया किसके द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है या फिर आपका ब्लड से अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि वृक्क का औसत भार कितना रहता है, तो 120 से 170 बता रखा है। सो भाई आप इसको 150 ग्राम पढ़ना शुरू कर दीजिए, 150 ग्राम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि वृक्क की संरचनात्मक इकाई को क्या कहा जाता है। जो सबसे छोटी इकाई है या फिर कह सकते हैं जो फंक्शनल यूनिट है, इसको नेफ्रॉन कहा जाता है। समीपस्थ और दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं किस संरचना का भाग होती हैं, तो ये आपकी नेफ्रॉन का रहती है। वृकाणु मीन्स जो किडनी का यहाँ पर भाग रहेगा, वृक्क मध्यांश में उपस्थित रहता है, तो इसके अंदर हेलने के लूप रहते हैं जिसमें आपका यहाँ पर प्योरिफिकेशन का काम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है आपका मेल्पिगियन कोश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि रुधिर को नेफ्रॉन तक ले जाने वाली नलिका को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है आपकी अभिवाही धमनिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलने के लूप में क्या अवशोषित होता है, तो यहाँ पर आपका जो वाटर है ये ऑब्जॉर्ब किया जाता है। जक्स्टा मध्यांश वृक्क नलिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है, तो ये जल का संरक्षण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि वृक्क के मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, सो वृक्क में मूत्र का जो निर्माण होता है ये संग्राहक वाहिनियों के अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मानव मूत्र का पीएच वैल्यू कितनी रहती है, तो ये 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है, तो ये यूरोक्रोम की वजह से पाया जाता है। नेक्स्ट है कि एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर मूत्र का विसर्जन करता है, तो 1 से लेकर 1.5 जो लीटर है वो पेशाब हमारा बाहर निकलता है हमारी बॉडी से। रुधिर अपोहन या फिर हीमोडायलिसिस जिसको कहा जाता है, होमोडायलिसिस कहा जाता है, तो ये क्या है, सो किसके द्वारा होता है, तो ये आपका कृत्रिम वृक्क मीन्स जो डायलिसिस के द्वारा आपका किया जाता है। चलिए, तो डेली लाइव क्लासेस के लिए भाई पवन कुमार विश्वजीत को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, डेली लाइव क्लासेस अवेलेबल हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं स्केलेटन सिस्टम को। सो स्केलेटन सिस्टम में आपका खास क्या रहेगा। सो क्वेश्चन है कि शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा व सहारा देने का काम कौन करता है, तो यह आपका कंकाल स्केलेटन करता है। एक वयस्क मानव के अंदर शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी रहती है, तो 206 होती है। फीमर और अल्ना किस प्रकार की अस्थि है, तो ये लॉन्ग बोन में काउंट होती है। मनुष्य में पाई जाने वाली सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, तो ये स्टेपीज हो जाएगी। और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में है कि मानव शरीर की सबसे लंबी और भारी अस्थि कौन सी होती है, तो सबसे भारी और लंबी होती है ये है आपकी फीमर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मानव की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कुल कितनी रहती है, तो 29 रहेगी। अब ये खोपड़ी किसको बोल रहा है, खोपड़ी ये बोल रहा है यहाँ वाला, ठीक है, ये वाला भाग, ठीक
ठीक है, जहाँ पे आपकी गर्दन आ गई है और ये आपके हाथ हो, तो ये जो ऊपर वाला भाग है इसी की हम बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर आपकी जो आपकी कह सकते हैं जो क्रेनियल है ये यहाँ पर रहेगी आपकी 8, जो आपकी कपाल की, ठीक है। उसके बाद में जो फेशियल है आपकी 14 रहती है, और उसके बाद में जो कान में 3 रहेगी, ठीक है, और उसके बाद में एक हाइड बोन रहती है। सो ये आपके टोटल होती है 29। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पसलियाँ अधर तल पर कहाँ जुड़ी होती हैं? सो ये आपकी स्टर्नम पर जुड़ी होती हैं। अब स्टर्नम पे कैसे? अब भाई ये हो गई है आपकी गर्दन और ये हो गए हैं आपके शोल्डर, तो आपकी रिब्स कुछ इस तरह से आपकी रहती है। अब ये रिब्स जो यहाँ पर ऐसे है, तो बीच में एक आपकी जो हड्डी होती है उसको कहा जाता है आपकी स्टर्नम, और स्टर्नम है वो क्लेविकल से भी अटैच रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि मनुष्य में प्लावी पसलियों की संख्या कितनी रहती है? तो प्लावी या फिर फ्लोटिंग, फ्लोटिंग का मतलब ये होता है कि ये जो पसलियां होती हैं आपकी जो लास्ट वाली है, ठीक है भाई, जो लास्ट वाली है, चलिए मैं बनाने की कोशिश करूँ। ये हो गया आपकी गर्दन और ये हो गया आपके बाहर, तो इसमें ना कुछ एक दो हमारी जो पसलियां हैं वो आपकी स्टर्नम पे जुड़ी रहती हैं, और इसमें जो जो आपकी पसलियां आपस में कह सकते हैं जो आपकी इसके अंदर होती है आपकी इंटरकोस्टल मसल्स। सो इंटरकोस्टल मसल्स की हेल्प से वो क्या करेगी, हड्डी पे स्टर्नम पे तो अटैच नहीं होती है, लेकिन वो फिर भी आपका ऐसा लगेगा कि जैसे स्टर्नम पे अटैच हो। सो ये इनको फ्लोटिंग कहा जाता है। तो ये 2 जोड़ी रहती है, ठीक है, लास्ट के जो 2 पेयर हैं ये आपकी फ्लोटिंग में रहते हैं, ठीक है, मीन्स आपकी स्टर्नम पे अटैच नहीं रहते। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि स्कैपुला अस्थि किस में पाई जाती है? तो ये आपकी पेक्टोरियल ग्रिडल के अंदर पाई जाती है, अंशमेखला के अंदर पाई जाती है। रेडियस का दंड दूरस्थ छोर पर चौड़ा होकर कहाँ की अस्थियों से जुड़ता है? सो भाई ये आपका कलाई जो रिस्ट की जो जॉइंट्स है वहां पे जुड़ता है। चलिए आपने देखा होगा ना रेडियस, रेडियस का क्या होगा, ये ऐसा हड्डी हो जाएगी। सो ये यहाँ पे जो आपकी छोटी छोटी यहाँ पर आपकी कार्सल रहेगी, तो इन पे आपका अटैच रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कलाई की अस्थियां क्या कहलाती है? जो कलाई के अंदर, रिस्ट के अंदर जो आपकी छोटी छोटी अस्थियां पाई जाती है, हड्डियां पाई जाती है, इनको कार्पल्स कहा जाता है। कूल्हे के निर्माण में सहायक अस्थि कौन सी होती है? तो ये श्रोणि मेखला होगी, ठीक है, पल्विक बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया है कि घुटने व कोहनी की संधियां किस प्रकार की संधियां होती है? तो ये हिंज जॉइंट के एग्जाम्पल रहते हैं। मेखलाओं व पादों की संधियां किस प्रकार की संधि होती है? तो ये कंदुक खलिका, मीन्स यहाँ पर बाल एंड सॉकेट होती है। मीन्स मेखला का मतलब है शोल्डर, ठीक है, और पादों का मतलब है जो कूल्हे की हड्डी पाई जाती है, ठीक है, तो ये आपकी होगी यहाँ पर बाल एंड सॉकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया है कि जोड़ों में यूरिक एसिड के जमाव के कारण सूजन उत्पन्न होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? तो इसको गाठिया या फिर गाउट के नाम से जाना जाता है। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं हम जो अभी अनुवांशिकी है, मीन्स हेरिडिटी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं। सो लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो मॉर्गन ने संलग्नता के प्रयोग किस जीव पर किए? तो इन्होंने ये ड्रोसोफिला पर किए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि मानव अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रांसिस गाल्टन को मानव अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की संलग्नता का संयोजन एवं प्रतिरक्षण सिद्धांत किसने दिया है? तो ये बैटसन और पुनेट ने दिए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लिंग निर्धारण करने वाले आपके तत्व। सो लिंग निर्धारण मीन्स यहाँ पर जो आपका यहाँ पर कह सकते हैं मेल होगा फीमेल होगा तो किस पे निर्धारित होता है? सो यहाँ पर ये देख लेते हैं। सो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि मानव सामान्य मानव में गुण सूत्रों की संख्या कितनी रहती है? तो गुण सूत्र टोटल होते हैं आपके 46, और अगर आप पेयर में काउंट करेंगे तो ये 23 हो जाएंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि मनुष्य में शुक्राणु में ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है? ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स का मतलब है सब एक जैसे, यहाँ पर जो कह सकते हैं मेरिट्स को यहाँ पर डिफाइन करने का काम करते हैं। तो ये 22 होते हैं, और इसमें से जो एक है मीन्स यहाँ पर देखिए जो हमने 23 जोड़े देखे थे ना, 23 में से 22 जोड़े होते हैं वो ऑटोसोम्स रहते हैं, और एक रहता है आपका यहाँ पर जो अलग रहेगा, मीन्स यहाँ पर आपका मेल है फीमेल है, इसका निर्धारण करने का काम करता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि स्त्रियों में संपूर्ण गुणसूत्र प्रारूप को कैसे प्रदर्शित किया जाता है? सो यहाँ पर जो इसके अंदर जो जोड़े रहते हैं, अब देखिए ये 22 तो आपके ऑटोसोम्स हो जाएंगे, और एक होता है आपका XX क्रोमोसोम्स। सो इसी XX क्रोमोसोम्स पर फीमेल के अंदर ये आपका निर्धारण होता है कि लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया किस पर निर्भर रहती है? सो जो आपके मेल के अंदर, ठीक है, जो Y क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, इस Y क्रोमोसोम्स पर ये डिपेंड करता है कि आपका लड़का होगा या लड़की होगी। अगर Y क्रोमोसोम्स है X से जाके मिलेगा तो यहाँ पर लड़का होगा, और अगर X क्रोमोसोम्स जो मेल का जो X क्रोमोसोम है अगर उससे मिलता है तो लड़की पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की कीटों में किस प्रकार का लिंग निर्धारण होता है? तो
कीटों के अंदर, ठीक है, जो लिंग निर्धारण है ये आपका XX और YO XO प्रकार का रहता है। ठीक है, पक्षियों के अंदर किस प्रकार का रहेगा, तो पक्षियों के अंदर, ठीक है, मेल फीमेल के अंदर है, तो फीमेल के अंदर होते हैं ZZ और मेल के अंदर होते हैं ZW। ठीक है, तो तितली के अंदर ये पूछ रहा है, चलिए इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, अभी आपको इतना समझना है कि जो फीमेल है, फीमेल के अंदर XX क्रोमोसोम होते हैं और मेल के अंदर होते हैं आपके XY क्रोमोसोम्स। ठीक है, सो XX क्रोमोसोम से मिलेगा तो लड़की होगी और YX से मिलेगा तो लड़का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्परिवर्तन वाले हैं, तो यहाँ पर आप देख लेते हैं कि DNA और DNA की क्या खास है हमारे लिए। सो DNA के अनुक्रम में अचानक आया वंशागत परिवर्तन क्या कहलाता है, सो इसको कहा जाता है उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जिन कारकों से उत्परिवर्तन होता है वे क्या कहलाते हैं, तो उनको कहा जाता है म्यूटेशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये दिया है ह्यूगो डी व्रीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया किस प्रकार के उत्परिवर्तन से दात्र कोशिका रक्तता मीन्स यहाँ पर सिकल सेल्स एनीमिया रोग उत्पन्न होता है, तो ये आपका पॉइंट उत्परिवर्तन से, ठीक है, होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्र की संख्या व आकार में आए अचानक आए परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तो इसको गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहा जाता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोशिका विभाजन के दौरान अर्ध गुणसूत्र के अलग न होने से गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाएगा आपका एनुप्लॉइडी। ठीक है, या फिर आप इसको कह सकते हैं आपका विषम गुणिता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पर अनुवांशिक विकार से रिलेटेड। अब देखिए अनुवांशिक मीन्स हेरिडिटी में अगर कोई भी डिफेक्ट आता है, डिफॉर्मिटीज आती है, तो उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है। सो पहला क्वेश्चन है कि चोट लगने पर रुधिर का थक्का न जमना किस अनुवांशिकी विकार का लक्षण है, सो ये हो सकता है मे बी उसको हीमोफीलिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हीमोफीलिया है ये हेरिडिटिकल रहता है। नेक्स्ट है कि कलर ब्लाइंड व्यक्ति प्राय किन दो रंगों में अंतर नहीं कर पाता है, तो ये लाल और हरे के अंदर अंतर नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की 21वें गुणसूत्र की एकाधी सूत्रता के कारण होने वाली गुणसूत्री विकार क्या कहलाते हैं, या फिर मंगोलियन जड़ता मीन्स मंगोलियन इडियोसी रोग किसका सामान्य नाम है, सो ये डाउन सिंड्रोम का यहाँ पर सामान्य नाम रहता है। ठीक है, मंगोलियन एडियोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्लाइनफेल्टर या फिर आप इसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किस प्रकार की लिंग गुणसूत्रीय असमानता रहती है। ठीक है, असमान्यता रहती है। सो यह आपकी एक्स गुणसूत्र जो एक्स क्रोमोसोम्स की एकाधी सूत्रता मीन्स यहाँ पर इसको ट्राइसोमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि टर्नर सिंड्रोम में कुल गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, तो टर्नर सिंड्रोम के अंदर जो गुणसूत्र है वो या तो 45 होंगे या फिर 44 रहेंगे। ठीक है, और एक जो आपका रहता है इसमें आपका XO हो जाएगा। फिनाइल क्यूटोनीरिया का क्या कारण होता है, तो ये होता है आपका रुधिर के अंदर जो फिनाइलेनिन है इसका संग्रहण हो जाना, इसका स्टोरेज हो जाना। चलिए अब यहाँ पर थोड़े से जीवीय जो जीन्स से आपके विकार होते हैं, जो या फिर जीन्स के अंदर जो डिफॉर्मिटीज होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो अनुवांशिक विकार रहेगा, इसका कारण रहेगा और इसके लक्षण कैसे रहते हैं। सो जो दात्र कोशिका एरक्तता है इसके अंदर आपका जो हीमोग्लोबिन का है वो आपका अनियमित रहता है, मीन्स कभी आपका 10 ग्राम आ रहा है, ठीक है, कभी आपका 15 ग्राम आएगा, कभी 16 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो चेंजेस इसके अंदर रहते हैं। एनीमिया, इसके लक्षण क्या होंगे, तो इसमें आपका एनीमिया और O2 का जो परिवहन होता है इसमें कमी हो जाती है। नेक्स्ट आपका फिनाइल क्यूटोनीरिया। ठीक है, तो फिनाइल क्यूटोनीरिया के अंदर क्या होगा, तो आपकी विकृत फिनाइल हाइड्रोक्लेसिस एंजाइम रहते हैं और इसमें आपका जो मस्तिष्क का कम विकास होना ये प्रॉब्लम रहेगी। हीमोफीलिया के अंदर क्या होगा, तो हीमोफीलिया के आपका जो कारण है वो रहता है आपका प्रोटीन कारक। ठीक है, आपका प्रोटीन कारक है 8th रहेगा और आपका 9th में ये कमी होती है। और इसके अंदर होगा क्या, हीमोफीलिया के अंदर आपका जो ब्लड है वो जमता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका कलर ब्लाइंडनेस। सो कलर ब्लाइंड के अंदर क्या होगा, सो यहाँ पर कारण है कि लाल और हरे रंग में विभेद न कर पाना, और होता किसकी वजह से है, तो इसमें आपका जो रेटिना के अंदर है हरे शंकु, ठीक है, जो आपके ग्रीन कोन्स जो रंजक बनाते हैं और लाल रंजक जो होते हैं ये आपके अनुपस्थित रहते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर गुणसूत्रीयता की तरफ। सो गुणसूत्रीय विकार क्या है, ठीक है, जो क्रोमोसोम्स के अंदर आपके जो चेंजेस आते हैं, डिफेक्ट आते हैं, उसके क्या कारण है। सो अनुवांशिक विकार रहेगा, कारण रहेगा और उसके लक्षण रहेंगे। सो डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होगा कि
अतिरिक्त जो जो गुणसूत्र है वो 21 गुणसूत्र रहते हैं। ठीक है, कम बुद्धिमत्ता होगी। ठीक है, उसके साथ में चेहरे के हाव भाव भी अनियमित रहते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। सो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर है पुरुषों के अंदर जो अतिरिक्त गुणसूत्र अक्सर रहता है, और इसमें क्या होगा, इसके वजह से जो स्त्रियों वाले गुण है वो पुरुषों के अंदर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम। सो टर्नर सिंड्रोम की वजह से स्त्रियों में एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से स्त्री बच्चे को पैदा नहीं कर पाती है, बांझ स्त्री उसको रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर चलिए, अब वंशानुगति का आणविक आधार क्या है, मीन्स यहाँ पर जो आपकी हेरिडिटी है वो किस पर डिपेंड करती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वंशागति का आणविक आधार क्या है। ये आपका रहेगा न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए इसको कहा जाएगा। ठीक है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आरएनए। नेक्स्ट आपका डीएनए का विस्तृत रूप क्या है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसको कहा जाएगा। डीएनए की खोज सबसे पहले किसने की, तो ये की थी आपकी फ्रेडरिक मिशर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ के रूप में किसने सत्यापित किया था, तो ये किया था आपके हर्शे और चेस ने। नेक्स्ट है कि नाइट्रोजनिक क्षार कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आपके 2 प्रकार के रहेंगे। नेक्स्ट है एडेनिन और गुआनिन किस प्रकार के क्षार होते हैं, तो ये आपके प्यूरिस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल किस प्रकार के क्षार हैं, तो ये आपकी पिरिमिडिन रहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि डीएनए रेज़ुक में न्यूक्लियोटाइड्स परस्पर किस बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं, तो ये आपके फास्फोडाइस्टर के द्वारा आपके आपस में जुड़े रहते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि किसकी अनुपस्थिति के कारण न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड से भिन्न होता है, तो ये फास्फेट के जो समूह होते हैं, फास्फेट का जो ग्रुप होता है उसके कारण ये पहचाने जाते हैं, मीन्स अलग अलग रहेंगे। नेक्स्ट है डीएनए का कूट जो कोड होता है वाला भाग कौन सा रहेगा। ठीक है, तो डीएनए का कोडिंग वाला जो भाग रहता है वो एक्सोन रहता है। डीएनए का जो प्रोटीन न बनाने वाला भाग क्या कहलाता है, तो इसको इंट्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि वार्मावर्त डीएनए कौन सा रहता है, तो ये आपका जेड डीएनए रहता है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं विषाणु जनित रोग, मीन्स जो वायरस से फैलने वाले डिजीज कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपका रोग का नाम, फिर है विषाणु, और यहाँ पर उसका संक्रमण विधि क्या रही, मीन्स कैसे उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। इन्फ्लुएंजा अगर डिजीज है किसी को, तो ये इसको फैलाने वाले विषाणु का नाम है ऑर्थोमिक्सो, या फिर इसको इन्फ्लुएंजी कहा जाता है, और इसके अंदर जो आपको संक्रमण में दिखाई देगा, आपको खांसना या फिर छींकना पता चलता है। नेक्स्ट है चेचक, स्मॉल पॉक्स, इसको वेरियोलो वायरस से फैलाने का काम करता है, इसमें भी खांसने और छींकने की चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन में कि पोलियो का आपको कैसे पता चलेगा, तो इसमें पोलियो के अंदर जो आपका रेट्रो वायरस है, या फिर इसको आप एंट्रो वायरस या आप इसको कह सकते हैं पोलियो का वायरस, इसके अंदर जो मल है, ठीक है, संक्रमित भोजन है और मच्छरों से होता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर रेबीज। रेबीज है रेबडो वायरस की वजह से होता है, इसमें पागल कुत्ते, भेड़िए, लोमड़ी, बंदर आदि के काटने से फैलता है। छोटी माता चिकन पॉक्स जिसको कहा जाता है, तो ये वेरिसेला जोस्टर से फैलता है, और इसमें संक्रमित व्यक्ति के छूने तथा कपड़ों का इस्तेमाल करने से फैलता है। नेक्स्ट है कि मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस में क्या होगा आपका विषाणु, तो यह है आपका हर्पीज वायरस, और इसकी वजह से सेरिब्रो स्पाइनल दरों के से संक्रमण होता है। नेक्स्ट है डेंगू या फिर हड्डी तोड़ बुखार, तो इसको फ्लेवी विषाणु है, फ्लेवी वायरस है, ये फैलाने का काम करता है। मच्छर जैसे एडीज इजिप्टी, एडीज एल्बोपिक्स और यहाँ पर क्यूलेक्स फेरिगनस, ठीक है, फेरिगनसस जो है ये आपके इनके काटने से यहाँ पर फैलता है। नेक्स्ट है आपका सार्स। सार्स है आपका सार्स कोरोना वायरस की वजह से फैलता है, और ये है आपका वायु के द्वारा फैलेगा, ठीक है, नाक के द्वारा या फिर मुंह के स्त्राव से आपका फैलता है, ठीक है, जो भी मुंह में आपका सलाइवा वगैरह इससे फैल सकता है। नेक्स्ट है आपका एंसीफिलाइट्स। एंसीफिलाइट्स में आपका हर्बीज, ठीक है, और इसके साथ में रेबीज है और पोलियो के विषाणु है, इनमें रहते हैं। मच्छर के काटने से फैलता है। नेक्स्ट है आपका खसरा, ठीक है, जिसको मीजल कहा जाता है, रूबेला वायरस की वजह से होता है, और वायु के द्वारा या फिर नाक से बहने वाले कह सकते हैं जो म्यूकस है उससे फैलता है। नेक्स्ट है आपका हर्पीज। हर्पीज विषाणु की वजह से रहेगा, और इसमें रोगी की जो त्वचा द्वारा रोगी से शारीरिक संबंध बनाने पर यह फैलता है। नेक्स्ट है आपका चिकनगुनिया। चिकनगुनिया एक तरह से आपका फीवर का टाइप रहता है, तो इसमें आपका चिकनगुनिया के अंदर होगा क्या, चिकनगुनिया वायरस की वजह से फैलता है, और इसमें एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से ये फैलता है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं जीवाणुओं से पैदा होने वाले कौन कौन से हैं आपके रोग। सबसे पहला है कि तपेदिक रोग किस जीवाणु के द्वारा होता है, तो ये माइकोबैक्टीरियम, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा आपका तपेदिक फैलता है। नेक्स्ट है कि तपेदिक रोग मुख्यतः शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, ये आपका
प्रभावित करेगा फेफड़ों को। तो दोस्तों लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब और जरूर कर लीजिएगा पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल को। डेली लाइव क्लासेस भाई देखिए सीरीज पे, जैसे मैंने आज लिखा है कि राजस्थान पीटीआई, भाई राजस्थान पीटीआई भर्ती के लिए तो आज स्पेशल है ही है, और उसके साथ में यूपी टीजीटी पीजीटी एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए बायोलॉजी है, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, तो ये बदलने वाली नहीं होती, तो सेम रहती है, तो इसको आप जरूर पढ़िए। नेक्स्ट आपका डॉट्स, डॉट्स किसके उपचार की विधि है? सो ये आपकी तपेदिक मीन्स ट्यूबरकुलोसिस को ठीक करने के लिए आपका डॉट्स है वो उपचार किया जाता है। टाइफाइड रोग की जांच कैसे किसके द्वारा की जाती है? तो ये विडाल टेस्ट होता है, इसके द्वारा टाइफाइड है इसका पता चलता है। नेक्स्ट है कि साल्मोनेला टाइफी मुख्यतः शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं? तो साल्मोनेला टाइफी टाइफाइड है ये आपका आंत को प्रभावित करता है। जब लंबे समय तक पेशियों में संकुचन से संबंधित रोग जो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु द्वारा होता है क्या कहलाता है? सो भी ये जो क्लास्ट्रीडियम, ठीक है, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा जो आपका यहाँ पर पेशियों के अंदर जो संकुचन से रिलेटेड आपकी बाधा आती है तो उसको हम टेटनस के नाम से जानते हैं। लॉक जाबिस को कहा जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव में जीवाणु के संक्रमण का सबसे सामान्य उपचार क्या है? तो इसको एंटीबायोटिक से आप ठीक कर सकते होते हैं, ठीक है, जो मेडिसिन होती है एंटीबायोटिक उससे ठीक किया जाता है। नेक्स्ट है सिफिलिस और गोनोरिया किस प्रकार के रोग है? तो ये यौन संचारित रहते हैं, मीन्स सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज इसको कहा जाता है, ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन और डिजीज, ठीक है, एसटीडी के नाम से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जीवाणु जनित रोग में और क्या रहेगा? सो सबसे पहला इसमें आपका लिप्रोसी, ठीक है, लिप्रोसी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो लिप्रोसी है आपका कौन सा? माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी के द्वारा आपका फैलता है, और इसमें होगा क्या कि रोगी व्यक्ति से लंबा तथा नज़दीकी संबंध होने पर ही आपकी फैलने की विधि रहती है। नेक्स्ट है इसमें कोलेरा, हैजा, हैजे के अंदर है विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया है जो आपका ये बनाने का काम करता है, और इसमें आप दूषित भोजन या फिर पानी से ही और घरेलू मक्खी से फैलने का काम होता है। नेक्स्ट है डिप्थीरिया, तो डिप्थीरिया के अंदर है आपकी कॉरेनी बैक्टीरियम डिप्थरी, ठीक है, तो ये आपके अंदर होगा। तो इससे क्या होगा, कैसे पता चलेगा? तो इसमें रोगी व्यक्ति के द्वारा खांसने, छींकने और फैलने के जो आपका छींकने से जो ड्रॉपलेट्स, ठीक है, जो छोटे छोटे आपके कह सकते हैं कि जो आपके सलाइवा है या फिर आपका म्यूकस है उसकी जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होती हैं उसकी वजह से और आपका दूषित दूध की वजह से आपका फैलता है। नेक्स्ट है प्लेग, सो प्लेग को फैलने वाले हैं ये है आपका पैस्टोरेला, ठीक है, और या फिर यर्सीनिया पेस्टिस इसको कहा जाता है। और इसके अंदर क्या होगा कि जो प्लेग है ये चूहों के अंदर पाए जाने वाले पिस्सुओं के द्वारा होता है, और जेनोप्सिला क्योप्स प्लेग का भयानक पिस्सू रहता है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका निमोनिया, सो निमोनिया है ये किसकी वजह से फैलता है? तो निमोनिया जो जीवाणु है ये आपका फैलाता है, इसमें स्ट्रेप्टोकोकस या फिर इसको डिप्लोकोकस निमोनी कहा जाता है। रोगी व्यक्ति द्वारा खांसने और छींकने से फैले ड्रॉपलेट्स के द्वारा ये फैलता है। काली खांसी, वूपिंग कफ या फिर इसको पर्टिसिस कहा जाता है। तो ये जो पर्टिसिस होती है हीमोफिलिस या फिर बैसिलस प्यूटिसिस की वजह से फैलती है, और इसमें हवा में फैले ड्रॉपलेट्स के द्वारा या फिर ये कह सकते हैं कि बच्चों के अंदर है ये मुख्यतः आपकी रहती है, ठीक है। सो हीमोफिलिसिस और बैसिलस प्यूटिसिस की वजह से फैलती है। नेक्स्ट है सिफिलिस, सो सिफिलिस यहाँ पर एक डिजीज़, और इसको फैलने वाला जो जीवाणु है ये है आपका ट्रिपोनेमा, ठीक है, ट्रिपोनेमा पैलिडम इसको कहा जाएगा, और यह असुरक्षित यौन संबंध बनाने से आपका फैलता है, ठीक है, सिफिलिस। नेक्स्ट है आपके प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। सो प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग फैलता है? तो ये मलेरिया फैलता है। और मेलिंगिनेट, ठीक है, मेलिंगिनेट मलेरिया का रोगजनक बताइए। सो मेलिंगिनेट मलेरिया का जो रोगजनक है ये है आपका प्लाज्मोडियम फैसिलिपेरम। नेक्स्ट है बिनाइन तृतीयक मलेरिया के रोगजनक का नाम क्या है? सो इसका नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मलेरिया के उपचार में प्रभावी प्रमुख औषधि कौन सी है? सो कुनेन की, ठीक है, लैरिगो आपने सुना होगा नाम, ठीक है, तो कुनेन की रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोसिना पैल्पेलिस, हाँ, ग्लोसिना पैल्पेलिस मक्खी द्वारा उत्पन्न रोग का नाम बताइए। तो इसमें होता है आपका अफ्रीकन निद्रा रोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब यहाँ पर प्रोटोजोआ से जनित जो रोग है उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला है यहाँ पर काला आजार, ठीक है, काला आजार रोग रहेगा, रोगाणु रहेगा, और यहाँ पर आपका
संक्रमण की विधि। सो कालाजार है, इसमें आपका लिस्मानिया डोनोवानी है, इसके रोगाणु से फैलता है और बालू मक्खी के काटने से ये फैलता है। नेक्स्ट है निद्रा रोग। सो ये आपका ट्रिप्नोसोमा ब्रूसी के द्वारा फैलता है, इसमें सीसी मक्खियों के काटने से फैलता है। नेक्स्ट है पेचिस। सो पेचिस है एंट अमीबा और हिस्टोलिटिका के द्वारा फैलता है और इसमें होगा क्या कि पेचिस के अंदर है लूज मोशन हो जाती है, परजीवी मानव मनुष्य की बड़ी आंत में रहता है और रोगी के मल द्वारा संक्रमित जल और आपका भोजन में ये फैलता है। नेक्स्ट है पायरिया। सो पायरिया का जो यहाँ पर रहेगा ये है आपका रोगाणु एंट अमीबा जिंजीवेलिस, ठीक है, और रोगी के चुंबन के, ठीक है, संक्रमित रोगी से चुंबन के द्वारा ये आपका फैलता है, ठीक है, पायरिया। नेक्स्ट है यहाँ पर कवक मीन्स जो फंगल्स है और हेलिम्स जनक जो रोग है, डिजीज है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। सो मानव में उत्पन्न त्वचा रोग दाद जिसको रिंग वर्म कहा जाता है, इसका कारक कौन होता है? तो ये आपका कवक के द्वारा फैलता है, मीन्स फंगस के द्वारा फैलने वाला है। नेक्स्ट है एथलीट फुट किस प्रकार का रोग है? तो ये कवक जनित रहता है। फाइलेरिया या फिर सीलपाद के रोग कारक जीव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसको कहा जाता है वुचेरेरिया ब्रैंकोफटाई। नेक्स्ट, फाइलेरिया रोग का वाहक क्या है? सो फाइलेरिया रोग का वाहक है क्यूलेक्स मच्छर। फाइलेरिया रोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हाथी पांव रोग भी कहा जाता है। फाइलेरिया रोग का कृमि शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका लसिका, ठीक है, लिम्स वाहिनी के अंदर आपका पाया जाता है। नेक्स्ट, गोल कृमि एस्केरिस द्वारा उत्पन्न संक्रामक रोग का नाम क्या है? तो इसको एक्सेरेरिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेरेरिसिस के अंदर संक्रमण किससे होता है? तो ये संदूषित जल, ठीक है, दूषित भोजन की वजह से और दूषित पानी की वजह से फैलता है। टीनिएसिस रोग के संचरण का प्रमुख कारण क्या है? सो ये है आपका अधपका सूअर का मांस खाने से आपका टीनिएसिस का हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपके असंक्रामक मीन्स यहाँ पर जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वे रोग जो रोगी से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैलते उन्हें क्या कहते हैं? सो भाई उनको कहा जाता है असंक्रामक रोग। कैंसर, हृदयघात मीन्स हार्ट अटैक है, और मधुमेह, गांठिया आदि किस प्रकार के असंक्रामक रोग है? सो ये आपके होते हैं आपके डिजनरेटिव, ठीक है। डिजनरेटिव का मतलब है कि एक से दूसरे में नहीं फैलते, ठीक है, और दोबारा से जनरेट नहीं होते। किस शब्द ग्रीक से कैंसर शब्द ग्रीक के कार्सिनोस शब्द से व्युत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ होता है? सो भाई जो कैंसर शब्द है ग्रीक भाषा के कार्सिनोस से आया है जिसका मतलब होता है केकड़ा, ठीक है। कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन्स क्या कहलाते हैं? तो उनको ओंकोजिन कहा जाता है। कैंसर रोग में सामान्य कोशिकाएं अनियंत्रित वृद्धि द्वारा असामान्य कोशिकाओं का गुच्छा बनाती है जिसे क्या कहा जाता है? तो इसको नियोप्लाज्म कहा जाता है। नेक्स्ट, कौन से ट्यूमर में कोशिकाएं अत्यधिक वृद्धि कर पूरे शरीर में फैल जाती है तथा आसपास की कोशिकाओं को नष्ट कर देती है? तो ये होता है आपका मेलिंगेट ट्यूमर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर कैंसर को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? इसको ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है जिसमें आपकी व्हाइट ब्लड सेल से ये बढ़ जाती है। नेक्स्ट, पेशियों और अस्थियों का कैंसर क्या कहलाता है? तो इसको सार्कोमा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कैंसर रोग के ऊतकों की निदानात्मक जांच क्या कहलाती है? निदानात्मक जांच का मतलब जो डायग्नोसिस जो किया जाता है कैंसर रोग की टिश्यूज को, तो इसको बायोप्सी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कैंसर रोग उत्पन्न करने वाले कारकों को क्या कहते हैं? तो इसको कार्सिनोजन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैंसर कोशिकाओं को मारने हेतु रासायनिक दवाइयों का उपयोग किस तकनीक में करते हैं? तो इसमें कीमोथेरेपी की जाती है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि रुधिर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ने से कौन सा रोग हो जाता है? सो ग्लूकोज क्या अगर लेवल है आपके ब्लड में बढ़ जाएगा तो इसमें मधुमेह हो जाती है, डायबिटीज हो जाएगी। कार्टिलेज या उपास्थि के विघटन से होने वाले जोड़ों की सूजन किस रोग के लक्षण है? सो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस रोग का लक्षण रहती है। किस रोग में वृद्ध होने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत तेज हो जाती है? तो ये प्राजेरिया रोग में होती है। प्राजेरिया रोग का कारण कौन सा है? सो इसके अंदर जीन लेमिन ए में उत्परिवर्तन होना ही यहाँ पर प्राजेरिया रोग का कारण रहता है। अल्जाइमर रोग का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? सो सर्वप्रथम जो पता लगाने वाले हैं इनका नाम है अलोइस अल्जाइमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्जाइमर रोग किस प्रकार का रोग है? तो ये मानसिक रोग रहेगा। वह कौन सा रोग है जिसमें व्यक्ति को पढ़ने तथा याद करने में कठिनाई होती है? सो इसको कहा जाता है आपका डिसलेक्सिया। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर हीनता जन्य रोग। सो हीनता जन्य रोग
होते कौन से, के बारे में पढ़ लेते हैं। सो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि वे रोग जो किसी पोषक तत्व जैसे विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज तत्व आदि की कमी से होते हैं तो इनको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है हीनताजन्य रोग। सो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसमें घेंगा हो जाएगा, गाइटर हो जाएगा। रुधिर में लाल रुधिराणु मीन्स आरबीसीज या फिर हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसको एनीमिया कहा जाता है। कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, सो कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग को रिकेट्स कहा जाता है। ओस्टियोमलेशिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है। कौन सा विटामिन मानव रुधिर का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है, सो ये है आपका विटामिन के। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव आहार में पॉलिश किए गए चावल के उपयोग से कौन सा रोग होता है, तो इसमें बेरी बेरी रोग हो जाएगा, क्योंकि जो पॉलिश्ड राइस होते हैं उसके अंदर आपका विटामिन B1 की कमी हो जाती है, ठीक है, जिसको हम थायमिन कहते हैं। तो चलिए और जो आपकी हीनताजन्य रोग है उनको देख लेते हैं। तो रोग का नाम रहेगा और उसका कारण रहेगा और हीनता रहेगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। सो सबसे पहला आपका डिजीज है क्वाशियोकार, तो ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है। मरासमस है 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों के अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है। रिकेट्स है विटामिन डी की कमी से होगा। और हाइपोक्लीमिया है ये आपको पोटेशियम की कमी से। हाइपोट्रेनीमिया है हाइपोनेट्रेमिया, ठीक है, हाइपोनेट्रेमिया है ये आपका सोडियम की कमी से है। बेरी बेरी है विटामिन B1 की कमी से। प्लेग्रा है विटामिन B3 की कमी से होता है, ठीक है। और स्कर्वी है ये आपका विटामिन C की कमी से होगा। रतौंधी है विटामिन A की कमी से होता है। और ऑस्टियोपोरोसिस है कैल्शियम की कमी से होता है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर प्रतिरक्षा यहाँ पर कौन कौन से रहेंगे, ठीक है। एंटीजन के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर। सो सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि शरीर के द्वारा रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है प्रतिरक्षा, ठीक है। इम्यून सिस्टम बूस्टअप आप इसको कह सकते हैं, इम्यून सिस्टम कहेंगे, ठीक है। रोग प्रतिरोधक क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन कि टीकाकरण द्वारा प्रतिरक्षण किस प्रतिरक्षा से संबंधित करता है, तो ये है आपका सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा से। वैक्सीन शब्द लैटिन भाषा के वेका से लिया गया है जिसका अर्थ है ये होता है गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रथम वैक्सीन चेचक के बचाव के लिए विकसित की गई थी, इसके खोजकर्ता कौन थे, तो ये थे डॉक्टर एडवर्ड जेनर, ठीक है। तो डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने जो स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है उसका निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रथम वास्तविक वैक्सीन का विकास किसने किया था, तो जो पहली आपकी जो फर्स्ट कह सकते हैं जो रियल वैक्सीन थी इसका आविष्कार करने वाले हैं लुईस पास्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पोलियो की सर्वप्रथम वैक्सीन किसने विकसित की थी, तो जोन्स साल्क ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि छोटे बच्चों को रोटा वायरस, ठीक है, रोटा वायरस है इसका टीका क्यों लगाया जाता है, ताकि बच्चों को दस्त ना लगे, दस्त से बचाव के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए भाई ये थे आपके कुछ एक यहाँ पर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस। कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना जरूर मत भाई ज़रूर याद रखेगा, मैं बोल रहा था कि ज़रूर मत कीजिएगा। चलिए भाई ज़रूर कीजिएगा कमेंट, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर ओलंपिक, भाई अब खेल से रिलेटेड ले लेते हैं यहाँ पर फटाफट से। सो पहला है यहाँ पर कि ओलंपिक खेलों का आयोजन की शुरुआत है सर्वप्रथम कहाँ से हुई है, तो ये आपकी 776 ईसा पूर्व ग्रीक से हुई है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद में होता है, 4 वर्षों के बाद में होता है। और किस व्यक्ति ने आधुनिक ओलंपिक खेलों की परिकल्पना की है, सो डॉक्टर बैरन पी डी कुबर्टन ने इनकी परिकल्पना की थी, मीन्स इसको शुरुआत देने वाले बैरन पी डी कुबर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा कौन सी है, तो आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी और फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन ओलंपिक चार्टर कब बनकर तैयार हुआ था, तो ओलंपिक जो चार्टर है ये आपका 1894 में बनकर तैयार करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ओलंपिक प्रतीक में कितने छल्लों का प्रयोग किया गया है, तो इसके अंदर 5 छल्ले होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ओलंपिक ध्वज को कब अपनाया गया था, तो ओलंपिक ध्वज को अपनाया गया था 1914 के अंदर, लेकिन फहराया 1920 में गया था। ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है, सो सीटीएस अल्टीएस फोर्टिस, और इसके अंदर कम्युनिटीज भी आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर और टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ओलंपिक मशाल सर्वप्रथम किस ओलंपिक में प्रज्वलित की गई थी, सो भाई सबसे पहले ओलंपिक के अंदर जो मशाल जलाई गई थी वो एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 के अंदर जलाई गई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में भारत का ओलंपिक में पदार्पण कब से माना जाता, तो सन 1900 से माना जाता, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन
किस भारतीय खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक 1900 के अंदर भाग लिया था? तो इनका नाम है नॉर्मन प्रीचर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत ने सर्वप्रथम किस ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक जीता है? तो ये 1928 एम्स्टर्डम में जीता है। व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत ने कुश्ती में पहला पदक कब प्राप्त किया? तो ये हेलेंसिकी ओलंपिक 1952 के अंदर किया था। ठीक है, के डी जादव ने यहाँ पर पदक जीता था। किस टेनिस खिलाड़ी ने वर्ष 1996 अटलांटा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है? तो ये लिएंडर पेस ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी का नाम क्या है? सो ये है आपकी कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, वेट लिफ्टिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एथेंस ग्रीस ओलंपिक 2004 में किसने निशानेबाजी में रजत पदक प्राप्त किया? सो 2004 एथेंस के अंदर है, ये थे राज्यवर्धन सिंह राठौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल वॉर्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो बेल वॉर्कर का जो कप है ओलंपिक खेलों के अंदर है, ये मुक्केबाजी के लिए दिया जाता है। व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी का नाम क्या है? सो सबसे पहले ये है अभिनव बिंद्रा, बीजिंग 2008 के अंदर इन्होंने मेडल जीता था। किस खिलाड़ी ने बीजिंग ओलंपिक में मुक्केबाजी के अंदर कांस्य पदक जीता है? तो ये है विजेंद्र कुमार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बैडमिंटन में लगातार 2 पदक जीतने वाली खिलाड़ी का नाम क्या है? सो 2 पदक जीतने वाली, ठीक है, पहली फर्स्ट वीमेन, इसका नाम है पीवी सिंधु, एक बार 2016 में और एक बार टोक्यो 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में किसने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? सो ये जीतने वाले हैं नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की किस महिला ने टोक्यो ओलंपिक में महिला मुक्केबाजी के 64 से 69 किलोग्राम भार वर्ग में भारत को कांस्य पदक दिलाया है? तो ये है लवलीना बोर्गोहेन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सुशील कुमार के बाद ओलंपिक खेलों में फ्री स्टाइल कुश्ती में रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष पहलवान कौन है? तो इनका नाम है रवि कुमार दहिया और टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में कितने वर्षों के बाद कोई पदक जीता है? सो 41 वर्षों के बाद है हमने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह है पैरालंपिक से रिलेटेड। सो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? सो इनका नाम है अवनी लेखरा, 10 मीटर एयर राइफल, और इसके साथ में स्वर्ण पदक यहाँ पर इन्होंने इसमें लिया है, और 50 मीटर एयर राइफल में इन्होंने कांस्य पदक लिया है। ठीक है, एक ही ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने स्वर्ण पदक 5 स्वर्ण सहित कुल कितने पदक जीते हैं? सो भारत ने टोक्यो पैरालंपिक के अंदर, ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक की बात कर रहे हैं, सो भाई 5 स्वर्ण, जिसमें 19 पदक टोटल हैं, 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है उनकी शुरुआत कब से कहाँ तक हुई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं भाई, साथ के साथ में सभी देखेंगे। तो यहाँ पर आपका 1904 में सेंट लुइस के अंदर है, ठीक है, सन 1900 के अंदर आपका पेरिस में हुआ था, ठीक है, और यहाँ पर आप इसमें कर लीजिएगा 1896, ठीक है, एथेंस, ठीक है, 1896 एथेंस के अंदर। चलिए, और 1900 के अंदर है पेरिस में, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। इसके साथ में यहाँ पर 1960 रोम, ठीक है, इटली के अंदर है। 1964 में टोक्यो जापान के अंदर हुआ। 1968 मैक्सिको सिटी के अंदर है। 1972 में म्यूनिख जर्मनी में। 1976 मॉन्ट्रियल, और 1980 मॉस्को ओलंपिक रूस। ठीक है, यहाँ पर हमने गोल्ड मेडल लिया था हॉकी का लास्ट टाइम। सो सेंट लुइस अमेरिका में। 1908 लंदन, जिसमें फुटबॉल और हॉकी को शामिल किया गया है। ठीक है, 1912 स्कॉट होम स्वीडन के अंदर है। यहाँ पर पहली बार याद रखिएगा, लास्ट और अंतिम बार है जो ठोस बिल्कुल प्योर गोल्ड के जो मेडल है वो दिए गए थे। 1916 का जो ये है आपका यहाँ पर स्थगित हुआ था, ठीक है, ये आपका नहीं खेला गया है, इसको याद रखना है। 1920 एटम वर्फ ओलंपिक, ठीक है, आपका बेल्जियम में, जहाँ पर आप 1920 में देख सकते हैं कि ध्वज फहराया गया है। ठीक है, आपका CTS LTS 40 है वो भी फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था, ठीक है, आधिकारिक रूप से। इसके साथ में जो ऑथ टेकिंग सेरेमनी है वो भी फर्स्ट टाइम हुई थी, और भारत की कह सकते हैं कि इस ओलंपिक में 6 खिलाड़ी है वो भेजे गए थे। नेक्स्ट है आपका 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक। चलिए, इससे पहले रह गया 1924 आपका च्यूनिख फ्रांस के अंदर आपका विंटर ओलंपिक स्टार्ट हुआ था, और पेरिस में आपका है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। ठीक है, 1928 एम्स्टर्डम, यहाँ पर हमने गोल्ड मेडल जीता था हॉकी का, ठीक है, पहला। 1932 लॉस एंजलिस, ठीक है, अमेरिका के अंदर। 1936 बर्लिन ओलंपिक, ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो एडोल्फ हिटलर ने यहाँ पर जो टॉर्च रिले की शुरुआत की थी। 1940 का ये आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से आपका नहीं खेला बाद में। चलिए यहाँ से ले लेते हैं। सो इसमें है आपका, उसके बाद में है आपका लॉस एंजलिस अमेरिका के अंदर 1984 में। 1988 सियोल के अंदर। 1992 बार्सिलोना, और इसके बाद में यहाँ पर 1996 एटलांटा ओलंपिक आपका खेला गया था। ठीक है, 1996 लिख देता हूँ मैं भाई, 1996 एटलांटा।
ठीक है, एटलांटा, चलिए एटलांटा के अंदर खेला गया था। और 2000 के अंदर है सिडनी ओलंपिक हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और 2004 में आपका हुआ था एथेंस के अंदर। ठीक है, 2004 में आपका एथेंस में हुआ था। इस चीज़ को भी याद रखिएगा दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सीरीज़ पसंद आई होगी। सो नेक्स्ट है आपका 2008 है आपका बीजिंग चीन के अंदर खेला गया। 2012 लंदन ब्रिटेन के अंदर है। और 1948 में लंदन के अंदर हुआ था। और यहाँ पर पहली बार भारत का जो नेशनल एंथम है जनगण मन है वो बजाया गया था, क्योंकि 1900 हम 1947 में आज़ाद हो चुके थे। और 1948 में हमारे जो भारतीय खिलाड़ी है यहाँ पर इन्होंने मेडल जीता था, ये भी याद रखिएगा। सो 1952 हेलसिंकी के अंदर है, फर्स्ट टाइम इंडिविजुअल मेडल हमने लिया है। ठीक है, 2016 रियो द जेनेरियो, इसमें भारत के 2 मेडल आए थे। एक तो आया था साक्षी मलिक और एक था आपका पीवी संधू का। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर कि 1956 मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ठीक है, खेला गया था और जहाँ पर हमने यहाँ पर भी गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है आपका 2020 टोक्यो ओलंपिक। ठीक है, जो आपका अभी 2021 में खेला गया है। और 2024 आपके जो है ये आपके पेरिस फ्रांस के अंदर आपके खेले जाने। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर आपके शीतकालीन ओलंपिक 2002 से अब तक। तो 2002 में जो आपका खेला गया है ये आपका खेला गया था सॉल्ट लेक सिटी अमेरिका। 2006 में आपका तुरिन इटली के अंदर है। 2010 में आपका वैंकूवर कनाडा। 2014 के अंदर है आपका सोची के अंदर रूस में। और 2018 प्योंगचांग, ठीक है, आपका दक्षिण कोरिया। और 2022 है ये आपके बीजिंग चीन में खेले गए हैं। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेलों की तरफ। भाई सीरीज कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और अब बढ़ते हैं राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स। सो पहले आपके जो कॉमनवेल्थ गेम्स है, देखिए आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वही मैं आपको करवा रहा हूँ। सो ये है आपका 1930 में। ठीक है, और देखिए भाई इसके भी बियॉन्ड आ सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको लिखा है कि वहाँ पर 30 to 40% चांसेस है कि आपके अलग से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। और भाई पूछे जाएंगे लेटेस्ट करंट अफेयर्स में, आपके जो स्पोर्ट्स है वो भी आप याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे है कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कहाँ पर आयोजित किए गए, तो ये आपके हैमिल्टन कनाडा के अंदर किए गए थे। और राष्ट्रमंडल खेलों में कुल कितने देश भाग लेते हैं, तो टोटल है 53 देश भाग लेते हैं। और इन 53 देशों के कह सकते हैं कि जो अलग अलग जो आपके खेलों में भाग लेते हो तो ये 72 देश, ठीक है, बनते हैं। मींस 72 टीमें पार्टिसिपेट करते हैं, कभी 72 है कभी 71 आपकी पार्टिसिपेट करती है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर कि भारत में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन है कब और कहाँ हुआ था, तो ये आपका नई दिल्ली 2010 में हुआ था। 22वें जो राष्ट्रमंडल खेल है ये कहाँ पर प्रस्तावित का मतलब वही हो चुके हैं, जो आपके बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर हुए हैं। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर की, और चलिए नेक्स्ट कौन कौन आपकी कुछ एक अलग से आपके इवेंट्स हैं उनके बारे में। सो पहले प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन है कहाँ हुआ था, तो ये नई दिल्ली 1951 में हुआ था। पहला दक्षेश खेल का आयोजन कहाँ हुआ है, तो यह काठमांडू 1984 में हुआ है। पहले एफ्रो एशियाई खेलों का उद्घाटन है 2003 के अंदर किया गया हैदराबाद में। ठीक है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट है कि 5 जनवरी 1971 को क्रिकेट के इतिहास का पहला एक दिवसीय मैच है किन 2 देशों के बीच में खेला गया था, सो ये आपका ठीक है एक दिवसीय है। ठीक है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। और प्रथम विश्व क्रिकेट कप का आयोजन है कब और कहाँ किया गया था, तो ये आपका 1975 लॉर्ड्स के मैदान पे किया गया था। फर्स्ट वेमन वर्ल्ड कप है, ये आपका कब प्रारंभ हुआ, तो ये 1973 के अंदर प्रारंभ हुआ है। सर्वाधिक क्रिकेट विश्व कप वीमेंस का जीतने वाला देश कौन सा है, तो ये ऑस्ट्रेलिया है, 6 बार जीत चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम बार T20 विश्व कप क्रिकेट कहाँ पर आयोजित किया गया था, सॉरी कब हुआ है, तो ये आपका 2007 में हुआ है। आईपीएल के इतिहास में 100 मैच जीतने वाले पहले कप्तान होने का गौरव किसे प्राप्त है, तो ये है MS धोनी को। नेक्स्ट है कि प्रथम महिला T20 वर्ल्ड कप 2009 में कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये आपका लंदन में अंदर आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, सो इनका नाम है कमलजीत संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस भारतीय राज्य को पोलो खेलों का उद्गम माना जाता है, तो ये मणिपुर को माना जाता है। और देखिए दोस्तों मैंने कल भी ये क्वेश्चन करवाया था, अलग अलग सीरीज में है। सो नेक्स्ट है कि भारत की पहली विश्व कप विजेता क्रिकेट टीम का कप्तान कौन थे, तो ये थे कपिल देव, ठीक है, 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य ने मलखम्ब को अपना राजकीय खेल घोषित किया, तो ये मध्य प्रदेश ने किया है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि सांडों का जो वश में करने वाला खेल है जिसे जल्लीकट्टू कहा जाता है, ये किस राज्य के अंदर प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा ये तमिलनाडु के अंदर रहेगा। प्रथम महिला विश्व कप हॉकी का आयोजन है किस देश में हुआ है, तो ये आपका फ्रांस 1974 में। नेक्स्ट है कि पहला फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब की स्थापना कब हुई है, तो 1857 इंग्लैंड के अंदर आपकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहला विश्व
पहला पुरुष विश्व कप फुटबॉल का विजेता कौन सा रहा है? तो ये आपका उरुग्वे के अंदर ही खेला गया था और उरुग्वे ही इसका विजेता रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि महिला विश्व कप फुटबॉल का प्रारंभ है वो कहाँ 1991 में किस देश में हुआ था? तो ये चीन के अंदर हुआ था। और भाई देखिए इससे रिलेटेड भी मैं लेटेस्ट जो आपके स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है 2021 और 22 के वो मैं करवा चुका हूँ, तो उस वीडियो को भी आप जाके जरूर देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आपका बनने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संयुक्त राज्य अमेरिका को राष्ट्रीय खेल का कौन सा है? तो ये है आपका बेसबॉल। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ये हॉकी हो जाएगा। और बांग्लादेश का कबड्डी रहेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से रिलेटेड। सो पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त करने के लिए खिलाड़ियों को कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो इनको अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1961 में हुई है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो ये आपका दिया जाता है खेल कूद में कोचिंग मीन्स स्पोर्ट्स के अंदर ट्रेनिंग कोचिंग देने के लिए। मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? सो ये विश्वामित्र पुरस्कार रहेगा। वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जाती है? तो ये 25 लाख रुपए दी जाती है। वर्ष 2021 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए कितने खिलाड़ियों को चुना गया था? तो 12 खिलाड़ियों को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्ष 2021 के लिए अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया? तो ये 35 खिलाड़ियों को किया गया है। और वर्ष 2021 के लिए कितने खेल प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है? तो ये 10 यहाँ पर कोचेस को दिया गया है। चलिए अब यहाँ पर थोड़ी सी शब्दावली देख लेते हैं कौन कौन सी रहेगी, तो भाई यहाँ से भी आने के चांसेस बने रहेंगे। सो क्रिकेट के अंदर है मैडन, ठीक है। चलिए क्रिकेट खेल का नाम रहेगा। इसमें आपकी जो यूज की जाती है वो रहेगी आपकी मैडन, गली, बीमर, गुगली, डकवर्थ, लुइस नियम, ठीक है। आपका लेग बाय, हिट, विकेट और इसके साथ में फॉलो ऑन, ठीक, फ्लाइट, रबर, स्विंग, ठीक है। तो ये बहुत सारे नाम है भाई, अलग अलग आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है हॉकी। तो हॉकी में आपकी ड्रिबलिंग, ट्रैपिंग, ऑफ साइड, फ्री हिट, पुश इन और फॉरवर्ड कैरी, ठीक है। आपका डक, बैक, चेक, ठीक है, आदि यूज किए जाते हैं। और इसके साथ में आपकी फुटबॉल, तो फुटबॉल में आपकी बैक हिल, फुटसल, ठीक है, रेड कार्ड, ठीक है, आपका इन स्विंगर, ठीक है, सडन डेथ, स्ट्राइकर, ठीक है, बनाना किक, ठीक है, आपकी यूज की जाती है। नेक्स्ट है आपका बैडमिंटन। तो बैडमिंटन में लोब, ठीक है, इसके साथ में है आपका लेट, ड्राइव, ड्रॉप, लो, ठीक है, बर्डी, फ्लिक। बर्डी, बर्डी किसे कहा जाता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। बर्डी किसको कहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था तभी मैंने आपसे पूछा है। चलिए नेक्स्ट है आपका इसमें स्मैश यूज़ किया जाता है। तो बेसबॉल में आपका यूज़ किया जाता है एस, ठीक है, होम रन, पिचर और आपका बटिंग, ठीक है, तो ये यूज़ किया जाता है। मुक्केबाजी के अंदर है जैब, ठीक है, सेकंड आउट, ठीक है, हैबिट, पंच, हुक, क्लिंच, ठीक है। नेक्स्ट आपका गोल्फ। गोल्फ में आपका बर्डी, ठीक है, और इसके साथ में बोगी और इसके साथ में ईगल, ठीक है, डिवोट, ये यूज़ किया जाता है। टेबल टेनिस में आपकी स्पिन, लेट, ड्रॉप, ड्यूस, चॉप, डीप और ट्विडल आपके इस्तेमाल किए जाते हैं। टेनिस के अंदर है लॉन टेनिस में आपकी पासिंग शॉट है, ठीक है, सेट, एडवांटेज, वॉली, स्मैश, स्लाइस आपकी यूज़ किए जाते हैं। वॉली के अंदर है आपका अटैक, हिट, ठीक है, और इसके साथ में बैक जोन, लिब्रो, ब्लॉकिंग, रोटेशन और ब्रोअर आपके इस्तेमाल किए जाते हैं। निशानेबाजी में आपके टारगेट, बुलाइल्स, जूडो पॉइंट और इसके साथ में क्यूडो, वेंट्स आदि इस्तेमाल किए जाते हैं। अब देख लेते हैं थोड़े से यहाँ पर खेल कौन कौन है। तो कबड्डी में टोटल 12 खिलाड़ी होते हैं जिसमें से 7 खिलाड़ी खेलते हैं। क्रिकेट में 16 खिलाड़ी होते हैं जिसमें आपके 11 खिलाड़ी खेलते हैं। स्क्वैश में 1 या फिर 2 खिलाड़ी खेलते हैं। बेसबॉल में खिलाड़ी 9 खेलते हैं। टेनिस में आपका 1 या 2 खेलेंगे, ठीक है। आइस हॉकी में 6 खिलाड़ी खेलते हैं। खो खो में आपके 12 बोल रहा है भैया, अभी इसको 15 कर लीजिएगा, ठीक है। और हॉकी में आपके 11 खिलाड़ी खेलते हैं और इसमें 16 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में फुटबॉल में भी आपके 16 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, 11 खेलते हैं। बास्केटबॉल में 12 खिलाड़ी हैं, 5 खेलते हैं। बैडमिंटन में 1 या 2 रहेगा। रग्बी फुटबॉल में 15 टीम होती है। पोलो के अंदर 4 खिलाड़ी खेलते हैं, ठीक है। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी खेलते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी खेलते हैं, 6 सब्स्टिट्यूट रहेंगे। टेबल टेनिस में आपका 1 या 2 खिलाड़ी खेलते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर भारत में जो खेल संस्थाएं कौन कौन सी रहेगी। सो भारतीय बैडमिंटन संघ, जी हाँ, बैडमिंटन जो एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, इसकी गठन कब किया गया? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सो ये आपकी स्थापना की गई है 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी जबलपुर के अंदर बनाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये दुबई यूएई के अंदर आपका बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ? तो ये आपका नई दिल्ली में है। एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ? तो ये मोनाको के अंदर है। ठीक है, आप भी इसको याद रखिएगा दोस्तों। एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन मीन्स यहाँ पर इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन IAAF को अभी वर्ल्ड एथलेटिक्स नाम दिया गया। चलिए अब यहाँ पर बताया भी गया है कि IAAF को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको वर्ल्ड एथलेटिक्स या फिर विश्व एथलेटिक्स के नाम से भी इसको जाना जाने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई है? तो हॉकी इंडिया की दोबारा से जो स्थापना की गई है भाई, ये आपकी 20 मई 2009 को की गई है। अब है यहाँ पर कुछ भारत की खेल संस्थाएं। तो सबसे पहले आपकी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय खेल प्राधिकरण, तो इसकी स्थापना हुई है 1984 नई दिल्ली में। नेक्स्ट है भारतीय मुक्केबाजी संघ, तो ये आपको 1949 दिल्ली में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में है कि एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है? तो ये आपकी हुई है 1950 दिल्ली में। और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, तो ये 1937 दिल्ली में बना है। नेक्स्ट यहाँ पर चलिए थोड़े से क्वेश्चन रहेंगे और इसमें है कि खेल तथा संबंधित व्यक्तित्व कौन कौन सा रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो विजय हजारे एक प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी थे जो किस खेल से जुड़े हुए हैं? और इन्हीं के नाम पे विजय हजारे ट्रॉफी है, तो ये क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। टाइगर वुड्स किस देश के हैं? तो ये आपके गोल्फ से संबंधित है, USA के। और नेक्स्ट है उत्कृष्ट एथलीट नीरज चोपड़ा किस खेल के कुशल खिलाड़ी है? तो भाला फेंक, ठीक है, जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी रहेंगे। ठीक है, अब है यहाँ पर आपका विश्व कप फुटबॉल विजेता पुरुष वर्ग 2002 के बाद में। ठीक है, सो 2002 में यहाँ पर दक्षिण कोरिया, ठीक है, यहाँ पर स्थान रहा था। ठीक है, और विजेता रहा था ब्राजील और उप विजेता रहा जर्मनी। 2006 में जो आपकी फीफा वर्ल्ड कप खेला गया है फुटबॉल, तो इसमें आपका जर्मनी स्थान रहा, इटली ने यहाँ पर जीता है और फ्रांस है रनर अप रहा। 2010 में दक्षिण अफ्रीका में खेला गया, स्पेन ने जीता था, हॉलैंड है विजेता रहा। नेक्स्ट है आपका 2014 ब्राजील में खेला गया, जर्मनी विजेता रहा और आपका अर्जेंटीना उप विजेता रहा। 2018 रूस के अंदर आपका खेला गया है, ठीक है, फ्रांस यहाँ पर विजेता रहा, क्रोएशिया यहाँ पर रनर अप रहा। 2022 कतर के अंदर प्रस्तावित। सो दोस्तों ये थे यहाँ पर, और चलिए अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, आगे भी बहुत सारे हैं। तो 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले बजरंग पूनिया किस खेल से संबंधित है? सो बजरंग पूनिया किस खेल से संबंधित है भाई? ये कुश्ती से हो जाएंगे। सौरभ शर्मा किस खेल से संबंधित है? सौरभ वर्मा, सो ये आपके बैडमिंटन खेल से हैं। सौरभ चौधरी किस खेल से हैं? तो ये आपकी निशानेबाजी से हो जाएंगे। कनेरू हम्पी किस खेल से उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं? तो ये आपकी चेस की खिलाड़ी है, शतरंज की। मिल्खा सिंह को किस नाम से जाना जाता है? तो द फ्लाइंग सिख के नाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट है ब्लेड रनर के नाम से कौन एथलीट प्रसिद्ध है? तो ये ऑस्कर कार्ल विस्टोरियस है, ये आपके प्रसिद्ध हैं। हरियाणा हरिकेन के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो ये कपिल देव को जाना जाता है। नेक्स्ट है डिंग एक्सप्रेस के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो ये हिमा दास को कहा जाता है। इसके साथ में पाइली एक्सप्रेस है, PT उषा, ठीक है, जम्बो द ग्रेट, ठीक है, अनिल कुंबले, तो भाई बहुत सारे नाम है। नेक्स्ट है आपके खेल स्टेडियम। सो खेल स्टेडियम यहाँ पर देख लेते हैं। तो खेल स्टेडियम में सबसे पहले है आपका यहाँ पर खान साहब उस्मान अली स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका फतुल्ला बांग्लादेश के अंदर है। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम है, ये कहाँ पर है? सॉरी, किसके लिए है कैप्टन रूप सिंह? तो ये आपका क्रिकेट से हो जाएगा। और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट मैदान कौन सा है? ठीक है, तो क्रिकेट मैदान, तो ये मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है। ठीक है, और वर्तमान के अंदर है अभी ये हो गया है आपका नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम भारत के अंदर, ठीक है, जिसको मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। सो दोस्तों ये थे मेरी तरफ से आप सभी की एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए सुपर फास्ट। भाई मैंने तो कोशिश यही की है कि सुपर फास्ट क्वेश्चन आपको करवाए जाएं। सो कैसी लगी सीरीज प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट सीरीज में आपको फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और 25 तारीख को जो आपका राजस्थान PTI का एग्जाम है 25 सितंबर 2022 को, उसके लिए भी मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।